डेमोक्रेसी में अगर आपको पावर क्वेश्चन करना है, ऐसा विषय के बारे में आप सोचिए जो कभी हम सोच नहीं पाते। जब देश आज़ाद हुआ था तो वेस्ट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता था और इस बात को कहा जाता था कि हिंदुस्तान जिस तरह का मुल्क है जिसमें इतने सारे अलग अलग नस्ल के लोग हैं, वहाँ डेमोक्रेसी का ये आइडिया बहुत सफल नहीं हो सकता है। फिर क्या वजह है सर कि अब 70, 72, 75 साल से हम उस सिस्टम में बहुत लगातार चल रहे हैं? मतलब ये बढ़िया क्वेश्चन है। वाई इज केरला द मोस्ट सेक्युलर सोसाइटी आज? वो कहता है कि वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस तीनों 25% है। तीनों एक दूसरे से इतना हेट करते हैं कि तीनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते, और ये भी जानते हैं कि तीनों एक दूसरे को कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इक्वल पावर है, इसलिए इट्स द मोस्ट सेक्युलर सोसाइटी। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक अकेले की या छोटे समुदाय की आवाज भी सुनी जाती है। ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसी। मजबूत सरकारें जिन्हें कहा जाता है वो बेटर है डेमोक्रेसी के लिए या कमजोर सरकारें? माइग्रेंट्स इस देश में कोविड के समय पे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स वापस अपने गांव गए, सही में, लेकिन रास्ते में कहीं फूड राइट्स नहीं की। सही में। अब लंदन जैसे देश में आप 10 मिनट के लिए आप लाइट बंद कर दो, अरे वह तुरंत राइट्स हो जाते। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहने पे वहाँ राइट्स होते। हमारे यहाँ तो हम लाइट रहता ही नहीं, लेकिन हम लूटते नहीं एक दूसरे को, हम अंधेरे में चांद को देख के एंजॉय करते हैं। हाँ, जेनजी हैं जो कुछ कर रहे हैं, क्या ये वायलेंस जस्टिफाइड है? तो हम उसे कैसे समझाएंगे कि उसका गुस्सा और किस तरह से निकले? सारे लोग एक जितने सीरियस नहीं है इस चीज को लेकर कि हम किन्हें चुन रहे हैं, लेकिन वोट सब दे रहे हैं। सेक्युलरिज्म नाउ इज एन एलीट। फिर जो ये कट्टर हिंदू और कट्टर मुसलमान है, इससे कोई कैसे लड़े? इस्लामोफोबिया ऑफ 3 पेग्स कहता हूँ मैं। पहला पेग पे तो कहेगा मुसलमानों को खत्म करो इस देश से, इससे बड़ा लॉयल कोई नहीं, बकवास लोग है ये। दूसरा पेग पे थोड़ा परसुएट करो, ऐसा कैसा हो सकता है, तो वो कहेगा छोटा है, छोटा रह कर छोटा भाई बन के रहे, ठीक है अपने जगह। तीसरा पेग में थोड़ा और परसुएट करो, कहेगा मेरे सबसे करीबी जो अख्तर है ये हिंदुओं से ज्यादा बेहतर है, पूरा लॉयल रहता है, वो पूरा 3 पेग में बदल जाता है। कौन सी पॉलिटिक्स बेटर है, जो विचारधारा के आधार पर चीजें तय करती है या फिर जो मुद्दों के आधारित पर चीजें तय करती है? बड़ा पेचीदा सवाल है ये। हाँ, तो जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे बढ़ रहा है थोड़ा गहराना भी चाहिए। बस बाहर भी निकलेंगे कि नहीं इसमें, ये हमें चिंता हो रहा है। छोड़ देते हैं। इंसान हजारों साल से साथ रहता आया है, कभी गुफाओं में कबीले के तौर पर या किसी ग्रुप के तौर पर, कभी सल्तनतों में रियाया के तौर पर और कभी कभी लोकतंत्र में नागरिक के तौर पर। लेकिन अभी भी ये बहस जारी है कि कौन सा शासन इंसानों के लिए बेस्ट है, किस सिस्टम से हम चलें कि सभी की आवाज़ बराबर बराबर सुनाई दे, सभी के हक सुरक्षित हों और हर किसी को मौका मिले कि वो सबको साथ लेकर चले, सबकी उन्नति के लिए काम करे। तो इस वक्त भी दुनिया में जो एक सिस्टम है जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, उसके अलावा कई तरह के सिस्टम काम कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में भी काफ़ी जटिलताएं हैं, वो इतनी सीधी सादी सरल नहीं है जितनी हम और आप समझते हैं। तो आज हमने सोचा पढ़ाकू नितिन में थोड़ा इस पर बात हो जाए, क्योंकि पहली बार हम ये बात करेंगे। वैसे तो बहुत पॉलिटिक्स पर बात होती है, आज तक रेडियो के और पॉडकास्ट भी हैं, लेकिन हमने तय किया कि पढ़ाकू नितिन में थोड़ा सा प्रिंसिपल्स पर बात हो। लेकिन ये शो बोर नहीं होने वाला है, प्रिंसिपल पर बात ज़रूर होगी, बट प्रिंसिपल्स को बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाने वाले एक व्यक्ति हमारे साथ हैं। जेएनयू में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, नाम है आपका अजय गुड़ावर्ती। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है सर। पॉलिटिकल स्टडीज़ पढ़ाते हैं आप, कई किताबें लिखी हैं, एक किताब हमारे हाथ भी लगी, पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड इमोशंस इन न्यू इंडिया। तो उस किताब में कई इंटरेस्टिंग बातें थी, इससे हमने सवाल बनाए, पर कुछ सवाल हैं मेरे मन में बहुत सालों से। मैंने सोचा था कभी कोई प्रोफेसर हाथ आएगा तो उससे पूछूंगा और आप तो एक ऐसी जगह से आते हैं जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे कि आप लोग लगातार पढ़ाने के साथ साथ रिसर्च में भी लगे रहते हैं। तो सर, पॉलिटिकल सिस्टम तो रिसर्च का विषय है ही, नई नई चुनौतियां सामने आती रहती हैं, चीज़ों में अपडेट आता रहता है। मुझे बताइए कि लोकतंत्र का सपना जो हमारे पुरखों ने कभी देखा होगा, लोकतंत्र के उस सपने को पूरा करने के रोज हम ज्यादा करीब जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब हम उस परफेक्ट लोकतंत्र के कितना करीब पहुंचे हैं, या हमने चलना जब शुरू किया था उससे दूर ही हो गए हैं? चलते जा रहे, देखिए, लेकिन
जितने लोग डेमोक्रेसी के बारे में लिखे स्कॉलर्स हिस्ट्री में, उनका सबका यही मानना है कि डेमोक्रेसी इज़ अ प्रोसेस ना, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अब हम करीब आ रहे दूर आ रहे उसका हम उस विषय पे एनालिसिस कर सकते, लेकिन द ब्यूटी डेमोक्रेसी का ब्यूटी है इसका कोर जो है इनोवेशन पे, नया चीज़ नया सोच का आविष्करण हो और उसका एक्सेप्टेंस हो। तो इसमें जो है एक टेंशन तो रहता है, क्योंकि नया सोच जब भी हम लाते हैं दुनिया में तो पुराना सोच का क्या होगा, पुराना रीत रिवाजों का क्या होगा, रहन सहन का क्या होगा। दिस इज़ एन अनएंडिंग क्वेश्चन डेमोक्रेसी में कि इनोवेशन और कंटिन्यूटी, इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल टेंशन है वही टेंशन हम डेमोक्रेसी में देखते हैं। जो लड़ाइयाँ चलता रहता है डेमोक्रेसी में, या लैंग्वेज को लेके, इक्वालिटी को लेके, जस्टिस को लेके, ये बेसिक टेंशन यही है। जॉन कीन का एक किताब है शॉर्टेस्ट हिस्ट्री, आपका दर्शकों के लिए होगा, शॉर्टेस्ट हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें यही कहता है कि डेमोक्रेसी इज़ अ फ्रेंड ऑफ इनोवेशन। नया आलोचना का आविष्करण करना ही डेमोक्रेसी का अल्टीमेट पर्पस है, कि जो जिंदगी में जिस विषयों के बारे में हमें अभी पता नहीं है, तो एक सेट मेथड है, उसमें जीते जा रहे हैं। अब इस समय तक शादी होना चाहिए, इस समय तक बच्चे होना चाहिए, इस समय तक नौकरी होना चाहिए, बट लाइफ का और कितना डायमेंशन है जो विच वी हैव नॉट डिस्कवर्ड। हाउ विल वी डिस्कवर इट? वो फ्रेंच फिलोसोफर एक मिशेल फूको करके, उनका भी यही मानना है कि डेमोक्रेसी में अगर आपको पावर क्वेश्चन करना है तो आप ऐसा चीज़ों को बात सोचो, थिंकिंग ऑफ द अनथिंकेबल कहते हैं वो, थिंकिंग ऑफ द अनथिंकेबल, ऐसा विषय के बारे में आप सोचिए जो कभी हम सोच नहीं पाते। तो वो पावर को लेके, सेक्स को लेके लगातार उनका परिशोधन रहा कि वी कैन री इमेजिन इवन ह्यूमन बॉडी। Sex, why should sex be imagined only on sexual organs? Extremely innovative and disturbing question he raises. Body can be reimagined, nations can be reimagined, society can be reimagined. Human person जो कहते हैं हम, person, individual, उसको भी आप reimagine करो। तो ये है डेमोक्रेसी का अल्टीमेट पर्पस। अगर आप पूछ रहे हो, ये है कि इनोवेशन और ओपननेस सोसाइटी का। लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत है, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग का एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी चाहिए उनको, एक मेमोरी भी है हमारा, हमेशा हम मेमोरी के साथ जीते, हम हर दिन एक नया चेहरा नहीं बन सकते। दो फुको का एक, मिशेल फुको का एक बड़ा दिलचस्प स्टेटमेंट है, ही सेज डू नॉट आस्क हु आई एम, डोंट एक्सपेक्ट मी टू रिमेन द सेम टुमारो। बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि हमारा मेरा एक छवि नहीं है, मेरा एक वजूद नहीं है। एवरी डे आई कैन इनोवेट माई सेल्फ। सो बहुत सारे नया फिलोसफीज जो आए डेमोक्रेसी इस विषय पर जुड़ते गए कि अपने आप को री इन्वेंट करो। ये जर्मन फिलोसोफर नीचे से आ रहा है, सेल्फ फैशनिंग सोसाइटी, डोंट अलो सोसाइटी टू टेल यू हु यू आर। आप अपने अंदरूनी वॉइसेस, अपना कॉन्शियंस, अपना मेमोरी से री इनोवेट योर सेल्फ एंड चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स। जब सोसाइटल नॉर्म्स को आप चैलेंज करना चाहते हो, उसका माध्यम, मीडियम, मीन्स, मेथड इज डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी की उम्र मेरा ख्याल है बहुत पुरानी बताते हैं कुछ लोग। जैसे हिंदुस्तान में हम कहते हैं कि 16 महाजनपद थे, तब से शुरू है वैशाली। अभी जॉन कीन इस किताब में रखते हैं, इट्स नॉट एथेंस एंड ग्रीस वेयर डेमोक्रेसी, बट ओरिजिनली इट वाज इराक where the democratic practices began. From Iraq they Mesopotamia. traveled to Mesopotamian. Okay. Then from there it traveled to Greece, and then he also, in fact, in that book says Vaishali and Indian case also, ancient India may be early forms of democracy. But उस इलेक्ट्रल फॉर्म का मतलब बेसिकली इलेक्ट्रल फॉर्म, चुनने का, रिप्रेजेंटेशन वाज द फॉर्म। बट अभी जो डेमोक्रेटिक का फिलॉसफी है वो बहुत विस्तार हो गया, सिर्फ इलेक्शंस पे डेमोक्रेसी नहीं है। अब तो हमारे देश में इलेक्शन तो चल ही रहे, खैर जो नया एलिगेशन सर वो भी ठीक से नहीं चल रहा, वो अलग बात है, लेकिन वो एक लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी है जो आप कह रहे हो। अभी तो बहुत विस्तार हो गया कि हर एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ हैज टू बी डेमोक्रेटिक, व्हिच मींस दिस इनोवेशन एस्पेक्ट। लेकिन अगर डेमोक्रेसी इतनी पुरानी है, इस चुनने के ही तरीके पर अगर बात करूं, वो इतनी पुरानी है और अभी भी वही चल रहा है कि हम चुन रहे हैं। इस बीच में बहुत सारे प्रयोग हुए होंगे शासन तंत्र के मामले में कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, सिर्फ किसी को चुनना ये बेस्ट नहीं है। बहुत डिबेट्स है इसमें रिप्रेजेंटेशन को लेके। हाँ,
बहुत सारे फिलोसोफर्स ये भी कह चुके हैं, रूसो करके एक फ्रेंच वाला, उनको ये भी मानना है कि डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस इटसेल्फ इज एलिनेशन। आप किसी और के थ्रू अपना विषय रखना ही एक डिस्टॉर्शन है। आप खुद ही बार हो गए। हाँ, तो इसलिए डेमोक्रेसी के नेवर बी परफेक्ट, डेमोक्रेसी के नेवर बी डेमोक्रेटिक, कि आप एक मिरर के थ्रू बात कर रहे हो। इसलिए फिर छोटे जगह, स्विट्जरलैंड जैसे जगह में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बात है। हना अरेंड करके दूसरा एक फिलोसोफर जो अमेरिकन जूइश फिलोसोफर, उनका कहना है कि डेमोक्रेसी हैज टू बी इन सिटी काउंसिल्स, अच्छा, छोटे जगह। गांधी जी का मानना था विलेज रिपब्लिक, ग्राम स्वराज्य। ग्राम स्वराज। सो रिप्रेजेंटेशन का जो अलग मायने हैं, किस ढंग से होना चाहिए, क्या छोटे से छोटा जगह होना चाहिए, सिटी काउंसिल्स होना चाहिए, सिटी काउंसिल्स आर अर्बन बट स्मॉल, नेशन स्टेट होना चाहिए, सेंट्रलाइज स्टेट होना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन, और इसका लगातार विषय डेमोक्रेटिक थियोरी और फिलॉसफी में चला है कि रिप्रेजेंटेशन इटसेल्फ इज डिस्टॉर्शन। भाई आप मुझे क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, मैं अपना आवाज़ खुद रखूंगा। अब ये जो नया नेशन स्टेट फॉर्म, जितने बड़े बड़े देशों में अब सब लाखों लोग, हम हमारे तो 1 बिलियन हो गया, कैसे रखेंगे? तो इस लिए नेशन स्टेट का क्रिटिक आया कि भाई नेशन रहना ज़रूरी है क्या? आज तो खैर हर चीज़ को देशद्रोह कर देते, बट देशद्रोह तब करेंगे जब देश है। अब देश ही अगर नहीं है, अगर हम समाज को दूसरे ढंग से देखें, बिकॉज नेशन इटसेल्फ इज अ वेरी रीसेंट इनोवेशन, और नेशन का ओरिजिन जो लोगों का ज़रूरत से नहीं आया, वो कैपिटल का ज़रूरत से है, मार्केट की ज़रूरत से है, ट्रेड का ज़रूरत से है। तो देश के बिना भी हम समाज को परिकल्पना कर सकते। वो क्या होगा? क्या कम्युनिटी होगा? क्या ट्राइबल लेवल पे होगा? तो वेयर इज इट दैट रिप्रेजेंटेशन मोस्ट इफेक्टिव? इसमें सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फिलोसोफर गांधी है। खैर वो अगर अब एप्लीकेबल नहीं है, उस पर बहुत विस्तार पर चर्चा, इस पर भी मैं बहुत लिखा हूँ। उनका कहना है कि बेसिकली डेमोक्रेसी विल वर्क विथ प्रिंसिपल ऑफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं आपके तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना फील करता हूँ, आप मेरे तरफ। वो और वो कहते हैं कि वो सिर्फ छोटे जगहों में फेस टू फेस इंटरैक्शंस में ही हो सकता है। जैसे मैं आपका परिचय हूँ, आप मेरा। नेशन का कॉन्सेप्ट इज, जब बेनेडिक्ट एंडरसन ने कहा, इमेजिन्ड कम्युनिटी। नेशन का बेसिक आइडिया है कि इट्स इमेजिन, एक इमेजिन टुगेदरनेस। गांधी कहता है ना, उस ढंग के इसमें काम नहीं करेगा। बेसिकली इट हैज टू बी फेस टू फेस, को रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, तब जाके जो है एथिकल होगा लाइफ, तब डेमोक्रेसी काम करेगा। स्विट्जरलैंड वाला आपने जिक्र किया, हम भी पहले पढ़ते थे, थोड़ा बताइए, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। उनका मॉडल क्या है? उनका मॉडल है बेसिक मॉडल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। उनका देयर प्रोविंशियल इसमें डिवाइडेड है। उनका कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से लिमिट, वैसे उनका पॉपुलेशन इटसेल्फ बहुत कम है, वहाँ पे 70 लाख कुछ है। तो उसको आप आपस में डिवाइड करके वो डायरेक्टली दे कैन डेमोक्रेटिक इलेक्शन, दे ऑल्सो हैव अ सिस्टम ऑफ रिकॉल। आप 5 साल में वापस बुला भी सकते हो काउंसलर्स को। देखिए छोटा जगह, कम पॉपुलेशन में, सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, स्विट्जरलैंड, वहाँ पॉसिबल है। क्वेश्चन आज डेमोक्रेसीज, अधिकांश डेमोक्रेसीज आर ह्यूजली पॉपुलेटेड एंड वेरी लार्ज। जैसे आप अमेरिका में जाओ, इतना डिस्टेंसेस इतना लार्ज है, आप फेस टू फेस छोड़िए, आपको टेलीफोन कम्युनिकेशन भी मुश्किल है, उधर जाना भी मुश्किल है। तो वहाँ पे दीज मॉडल्स इसलिए स्लोली डाइड आउट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये सब जाके। अब जो रिप्रेजेंटेशन वाला चला है, रिप्रेजेंटेशन फॉर्म इज द फाइनल फॉर्म व्हिच इट हैज टेकन, as long as it is linked to large idea of nation states। क्या नेशन स्टेट के बियॉन्ड, इसलिए जो पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलरशिप आया, उनका लगातार हमला जो है नेशन स्टेट पे। नेशन स्टेट आइडिया, बॉर्डर्स का आइडिया ही पोरस बनाओ। बहुत सारे प्रॉब्लम जो हम आज दुनिया में फेस कर रहे, वो सारा बॉर्डर्स का चलते। अब पैलेस्टीन इजराइल का क्या है? नेशन स्टेट इमेजिनेशन है। माइग्रेशन का प्रॉब्लम क्या है? इलीगल इमिग्रेशन का प्रॉब्लम क्या? आपका सिल्क रूट था पहले, ट्रेड चलता था, वो सिल्क रूट में आप बना दिए हो। इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? बांग्लादेश इंडिया का सारा चीज बॉर्डर से लेके है। तो बॉर्डर्स अगर आप पोरस बना दोगे, क्या ये प्रॉब्लम? यूरोपियन यूनियन वाज वन सच फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ 20th सेंचुरी, लेकिन वो फेल हो गया, क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल्सो लिंक्ड विथ एथनिक आइडेंटिटी। सिर्फ एक इमेजिनेशन में यूरोपियन यूनियन वाज दैट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इट कोलैप्स्ड इन स्पाइट ऑफ हैविंग कॉमन हेरिटेज। उनका कोकेशन, कॉमन रेस है, उनका बहुत सारा चीज़ कॉमन है यूरोप में,
but it did not succeed. So फिर डेमोक्रेसी रेजेस दिस क्वेश्चन जो हम पहले शुरू किए, सिर्फ इनोवेशन इमेजिनेशन से चलेगा या कंटिन्यूटी और मेमोरी भी ज़रूरत है? इंसान को दोनों चाहिए, दोनों कैसे मिलेगा? और डेमोक्रेसी की फिर इसी हिसाब से मेरा ख्याल है कई वर्जन्स भी होंगे, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि छोटा देश है तो वो डायरेक्ट चुन सकता है, बड़ा है तो उसे रिप्रेजेंटेशंस में जाना पड़ेगा। मुझे याद है रामचंद्र गुहा की किताब पढ़ रहा था मैं, उसमें वो ये कह रहे थे कि जब देश आज़ाद हुआ था हिंदुस्तान, तो वेस्ट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता था और इस बात को कहा जाता था कि हिंदुस्तान जिस तरह का मुल्क है जिसमें इतने सारे अलग अलग नस्ल के लोग हैं, भाषाएं बोलते हैं प्रकार प्रकार की, और जिस तरह की अमीरी गरीबी है, जाति भी है, धर्म भी है, सब कुछ है, वहाँ डेमोक्रेसी का ये आइडिया बहुत सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि अभी बोला आपने कि नेशन स्टेट के पीछे डेमोक्रेसी के पीछे ये भी ज़रूरी है, एथनिसिटी भी, ये सब चीज़ें। फिर क्या वजह है सर कि अब 70, 72, 75 साल से हम उस सिस्टम में बहुत लगातार चल रहे हैं? मतलब ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ, अर्लीस्ट राइटर्स जो थे, मोस्टली फॉरेन राइटर्स, दे हैव गिवन कॉन्सेप्ट ऑफ बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। हाँ, लगातार ये प्रिडिक्शन हुआ पहले 10-15 साल इंडिया के कि ये बाल्कनाइज हो जाए, अलग अलग मुल्क में बट जाएगा, एक मुल्क बन के रहना नामुमकिन है। क्योंकि इनका इमेजिनेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज यूरोपियन नेशन स्टेट, वेयर यू शुड हैव कॉमन हिस्टोरिकल लेगेसी, कॉमन रेशियल कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन लैंग्वेज। ये था इनका परिकल्पना। ये अभी जो हमारा जो हिंदुत्व दोस्त का यही पर, इसलिए हिंदुत्व जो कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन इनका बेसिक इमेजिनेशन इज मॉडर्निस्ट। इनके इमेजिनेशन ऑफ जो नेशन स्टेट है, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, एक ही लैंग्वेज होना चाहिए, एक ही धर्म के लोग होना चाहिए, एक ही कल्चरल हेरिटेज होना चाहिए। अभी जो हिंदी इम्पोजिशन है, ये सब मॉडर्निस्ट यूरोपियन इमेजिनेशन। जो परिकल्पना कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का था, वो दे टुक दिस कल्चरल डाइवर्सिटी एज अ प्राइड। सो आपको इसमें दो चीज़ हो सकता है, या तो आप इसमें प्राइड लीजिए, इतना हर 100 किलोमीटर में इंडिया में अलग भाषा है, अलग रहन सहन है, अलग खाना पीना है, या यू फील एम्बेरस्ड, जैसे सावरकर जी का था। ही वॉज एम्बेरस्ड दैट इंडिया हिंदू रिलीजन है 1600 करोड़ गॉड्स। ये सोचे ये कैसा धर्म है, इतना सारा भगवान कैसे हो सकता है? क्योंकि उनका परिकल्पना ऑफ रिलीजन वॉज कमिंग फ्रॉम क्रिश्चियनिटी एंड फ्रॉम यूरोप एंड फ्रॉम इस्लाम। वन बुक, वन गॉड, वन नेशन, तो वही चल रहा अभी। वन नेशन, वन गॉड, वन नेशन, वन मार्केट, वन नेशन, वन इलेक्शन। मैं तो पूछता हूँ इनसे, वाई नॉट वन नेशन, वन एजुकेशन? वाई नॉट वन नेशन, वन हेल्थ? वाई नॉट वन नेशन, वन राइट टू वर्क? सोशल डेमोक्रेसी में तो नहीं आ रहा वो सिर्फ ये इमेजिनेशन ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट आ। तो नेशन स्टेट का ही जो है रूट ऑफ दिस इज यूरोपियन इमेजिनेशन ऑफ यूनिफाइड होमोजिनस। ये हमारा ये है कंप्लीट डाइवर्सिटी। और टुडे यूरोप में 10 या 15 साल पहले डेनमार्क में था एक यूरोपियन कमीशन का प्रोजेक्ट करने के लिए, रॉस्किल्ड यूनिवर्सिटी। वो जब हम लोग वहाँ जब पहुँचे मीटिंग के लिए, उन्होंने एक नोट दिया, कॉन्सेप्ट नोट जो रहता है प्रोजेक्ट का क्या है। उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट था, यूरोपियन कमीशन इज ऑफ द व्यू दैट इंडिया इज द ओनली लिव्ड डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज लिव्ड डाइवर्सिटी एंड नो अदर नेशन इन द वर्ल्ड। तो पूरा प्रोजेक्ट जो था, यूरोप वाले हमसे सीखना चाहते हैं कि भाई डाइवर्सिटी को, लिव्ड डाइवर्सिटी में आप कैसे जीते हो। ये मतलब दिस ब्यूटी ऑफ आवर अचीवमेंट। इतना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो चीज़ एक्चुअली हम विश्व गुरु बन के विश्व को सिखा सकते थे, वी आर एक्चुअली एम्बेरस्ड ऑफ दैट टुडे, कि एक्चुअली आवर कंट्रीज वेर लिव डाइवर्सिटी। यूरोप पिछले 500 साल हैज़ बीन वाइंग विद दिस क्वेश्चन, और उनके पास कोई सोल्यूशन है। उनका पहला सोल्यूशन था सेक्युलरिज्म, रिलीजन, कल्चर और स्टेट पॉलिटिक्स अलग कर दो। दूसरा सोल्यूशन, वो जब काम नहीं किया, दूसरा सोल्यूशन जो पिछले 200 साल से चल रहा, वो है मल्टीकल्चरलिज्म। 100 साल एक्चुअली 100 साल जो चल रहा मल्टीकल्चरलिज्म। और उनका मल्टीकल्चरलिज्म, उनका परिकल्पना क्या है? बहुत अजीब चीज़ है। आप लंदन चले जाओ या डेनमार्क चले जाओ। अगेन डेनमार्क में जब था, दोस्त मुझे सड़क पे ले जाके घुमा रहा था कोपेनहेगन में, कॉलोनीज जो है कम्युनिटीज़ के हिसाब से बटे हुए हैं। ये साउथ एशियन कॉलोनी है, ये बांग्लादेशी कॉलोनी है, ये वाइट एरिया है, ये मुस्लिम एरिया है, ये हिस्पैनिक्स एरिया है, दिस ढंग से, एंड दे टेक प्राइड इन इट।
मेरा इंडियन सेंसिबिलिटीज के लिए मुझे बहुत अजीब लगा, ये क्या किस ढंग का रहना है कि भाई हिस्पैनिक्स अलग लग रहे हैं। खैर आज के देश में, हमारे देश में ये हो रहा है कि मुस्लिम्स को गीता कॉलोनी, हाँ, रिवर के उस साइड रहेंगे, हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम्स फॉलो नहीं करते, अंबेडकर कॉलोनी में दलितों को अलग करना। फिर भी अभी भी हम इस बात को हम पूरा ढंग से ना एक्नॉलेज करते, ना इसमें प्राइड लेते, भले हम प्रैक्टिस कर रहे, फिर भी हम जब सोचते अम्बेडकर कॉलोनी अलग है दलितों का, इसमें हम सोचते कुछ गड़बड़ है, विषय ठीक नहीं। लेकिन यूरोपियंस को देखिए, दे टेक प्राइड, कंफर्टेबल है। मैं पूछता हूँ ये किस ढंग से? वो बोला क्यों, सबका अलग अलग रहन सहन है, वो अपने कम्युनिटीज में अपना कल्चर को प्रिजर्व कर सकते। दैट इज देयर इमेजिनेशन, दैट इज मल्टीकल्चरलिज्म बाय डिस्टेंस। तो स्लावो जिजेक एक फिलोसोफर था, उन्होंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस रख के कम्युनिटीज में अब डिफरेंस पैदा कर। हमारा था रहन सहन, मिलना जुलना। अब हमारा यूनिवर्सिटी आए JNU, अब पार्किंग से गाड़ी पार्क करके अब क्लासरूम पहुंचने तक कम से कम मैं 10 लैंग्वेजेस सुनता हूँ। 10 लैंग्वेजेस को 10 लोग 10 ढंग से बात कर रहे। हिंदी को तेलुगु में बात करने वाले, इंग्लिश को इंग्लिश में बात करने वाले, बेंग्लिश बात करने वाले। देखिए हम सब चीज़ को नॉर्मल मानते हैं यहाँ, भले हम उस पर मजाक भी करते हैं आपस में, हम उस पर एक दूसरे के लैंग्वेज पे हंसते भी है। जब हिंदी हार्टलैंड वाला अंग्रेजी में बात करते लोग हंसते, जब तेलुगु हिंदी बात करता है लोग हंसते, लेकिन हम इसको नॉर्मल लेते कि भाई ये डाइवर्सिटी इतना रहना नॉर्मल है। अगेंस्ट, बिकॉज नेशन स्टेट आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइजेशन, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज। अभी जो हिंदुत्व वाले लैंग्वेज के साथ कर रहे, एक हिंदी होना चाहिए, सांस्कृतिक हिंदी, उसी को स्टैंडर्ड हिंदी मानो आप। हिंदी में भी दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट कोलोकियल हिंदी, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट डायलेक्ट्स। अब ये चलने वाला नहीं, उसका समय, उस इमेजिनेशन का समय भी खत्म हो गया। दोबारा हम व्हील को पीछे कभी भी हिस्ट्री में घुमा नहीं सकते इसका। लेकिन वो कीड़ा हमारा मन में, कंटिन्यूटी का कीड़ा, कि पुराने ढंग का कंटिन्यूटी रखना चाहिए। दैट इज अ सोर्स ऑफ वायलेंस। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ से बन रहा है ये कि हम बहुत खुश तो हैं इस बात में कि हमने एक ऐसा मुल्क बनाया और हम एक ऐसे सेटअप में रह रहे हैं बड़े कंफर्टेबली, जिसको बहुत सारे लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कि हम मिलजुल कर रह रहे हैं, बहुत सांस्कृतिकवाद में हैं, आप भी ठीक हम भी ठीक, ऐसे चल रहा है। लेकिन कुछ लोग इसे इस तरह भी देखते हैं हमारे यहीं कि ये ऐसे भी तो हो सकता है ना कि हमने अपनी उन पहचानों को कभी बहुत महत्व ही नहीं दिया, जबकि हमें महत्व देना चाहिए था। मे बी हम ज़्यादा उपेक्षा की दृष्टि से देखते रहे उन पहचानों को, उन आइडेंटिटीज़ को, और इसलिए नहीं हुआ है वो टकराव। हाँ, देखिए वो सही बात है, वो कि ये रोमांटिक कुछ नहीं, इंडिया में कुछ भी हम रोमांटिक से, लेकिन ये था कि लिव डाइवर्सिटी यहाँ तक पहुँचे कि मास वायलेंस नहीं होता था। लेकिन जो चीज़ मास है वो है प्रेजुडिस। रोज़मर्रा के ज़िंदगी में इंडिया में ऐसा एक दिन भी आपका नहीं गुजरेगा जहाँ प्रेजुडिस नहीं। आपस में कम्युनिटीज़ के बीच में खूब प्रेजुडिसेस है। तो कास्ट सिस्टम्स के जो हायरार्की है वो हम हर जगह उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उस बात से कोई नकार नहीं सकते हम कि ये लिव डाइवर्सिटी इज़ नॉट विदाउट प्रेजुडिस। आपस में खूब प्रेजुडिसेस है, खूब तनाव है, हेट्रेड भी है, डिसलाइक भी है। इस मामले में आशीष नंदी जो सोशोलॉजिस्ट है वो बड़ा दिलचस्प बात बताता है। केरला, वाई इज़ केरला द मोस्ट सेक्युलर सोसाइटी आज? वो कहता है कि वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस तीनों 25% है, और तीनों एक दूसरे से इतना हेट करते हैं कि तीनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते, और ये भी जानते हैं कि तीनों एक दूसरे को कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इक्वल पावर है, इसलिए इट्स द मोस्ट सेक्युलर सोसाइटी। तो ये जो सेक्युलरिज्म इंडिया का है वो भी कॉन्फ्लिक्चुअल सेक्युलरिज्म भी है हमारे यहाँ। एक चीज़ डेमोक्रेसी की मुझे बड़ी परेशान करती है कई बार। मैंने वही जैसा कहा, सोचा किसी विद्वान से पूछूंगा। देखिए, डेमोक्रेसी को लेकर तो अभी एक मोटा माटी ये सहमति है कि बेस्ट आइडिया है, इस पर चलते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में ये तो एक बहुत सीधी सी बात है ना कि लोग वोट देते हैं, ज़्यादा लोग जिसे वोट देते हैं वो जीतता है, और उसके रंग ढंग कार्यशैली के हिसाब से बाकी सभी लोग भी जिन्होंने वोट भी नहीं दिया उसे, वो भी जीते हैं, वो सबका नेता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक अकेले की या छोटे समुदाय की आवाज़ भी सुनी जाती है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी है। इसीलिए ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? वही बात सही कह रहा हूँ, गुड क्वेश्चन। वही दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी का मतलब है मेजॉरिटी वॉइस शुड प्रिवेल, मेजॉरिटी जो सोच रहे उस सिस्टम, लेकिन उस पर चेक जो है लिबरलिज्म का है। इसको इस कॉम्बिनेशन है लिबरल डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? कि भाई डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी कैन वेरी इजीली बिकम मेजॉरिटेरियन। ये मेजॉरिटी और मेजॉरिटेरियन में फ़र्क है। वो बीच में जो रेखा है वही संविधान का रेखा है कि भाई आप भले ही मेजॉरिटी में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो माइनॉरिटी है उसका वॉइस दबा सकते हो या पूरा माइनॉरिटी गलत भी है, भले ही माइनॉरिटी। सो इसीलिए डेमोक्रेसी बिलीव्स, अब फिलोसॉफिकली डेमोक्रेसी का ये है कि ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वॉइस का डायलॉग ही डेमोक्रेसी, कि भाई आप माइनॉरिटी में हो, आप इलेक्शन हार चुके हो, आपको हम गलत मान रहे, फिर भी हम आपका बात सुनने के लिए तैयार है। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोरबेरेंस। क्योंकि आप अगर बहुत डीपली आप अगर सोचे, ये प्रिंसिपल ऑफ फोरबेरेंस का मतलब है मेरे पास ताकत है लेकिन मैं आपके ऊपर यूज नहीं करूंगा, मैं अपने आप को कंस्ट्रेन करूंगा। अगर आप सोचिए नितिन, ये प्रिंसिपल अगर हम हटा दे, डेमोक्रेसी चल नहीं सकती। हर सोसाइटी में ताकतवर लोग होते हैं, या इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हो सकते हैं, वो आपको मार के निकल सकते हैं, कोई पूछेगा नहीं। क्यों रुकते हैं वो? ये सिविलाइजेशनल प्रिंसिपल है, इसी का नाम है फोरबेरेंस। कि भाई आपके पास भले ही कितना भी ताकत हो, उसको रेस्ट्रेन करना ही डेमोक्रेटिक का सिविलाइजेशनल एथिक है। आज जो विश्व में हम पॉपुलिस्ट मूवमेंट में जो देखने के लिए, वो लिबरलिज्म का क्राइसिस है। वो सोच रहे भाई उसको, उनको नया कॉमन सेंस जो बनता जा रहा है दुनिया में, वो ये है कि भाई जब मेरे पास ताकत है मैं क्यों रुकूं? तो डेमोक्रेसी तो बची, उसका लिबरल जो आप कह रहे हैं लिबरल जुड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे गिर रहा है। इसलिए कैस मडे करके एक डच स्कॉलर है, ही सेज इट दिस इलिबरल डेमोक्रेसी इज अ रेस्पॉन्स टू अनडेमोक्रेटिक लिबरलिज्म। इसका हिस्टोरिकल रूट ये है कि लिबरलिज्म जो रहा है वो अनडेमोक्रेटिक इसलिए था क्योंकि वो ज़्यादातर लोग जो ग्राउंड पे है उन पे एक्सेसिबल नहीं था। लिबरल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशन सोचे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कभी लोगों के पास पहुंचा ही नहीं। सो ही सेज डेमोक्रेसी जो है वो बेसिकली इट विल बिकम इलिबरल, कि लोग डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी लॉजिक को यूज करके आज लिबरलिज्म पे गुस्सा दिखा रहे हैं कि भाई हम रूल ऑफ लॉ, जैसे योगी जी यूपी में कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ क्यों फॉलो करें? अगर कोई गुंडा है तो मार गिराओ, रूल ऑफ लॉ गया। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्यों होना चाहिए? जब एग्जीक्यूटिव में पावरफुल लीडर है, हम जुडिशरी का बात क्यों माने? जुडिशरी इज अनइलेक्टेड बॉडी। व्हाई शुड आई लिसन? व्हाई शुड आई लिसन टू ब्यूरोक्रेसी? व्हाई शुड आई लिसन टू सिविल सोसाइटी? व्हाई शुड आई लिसन टू प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी? तो ये जो मेजॉरिटी का बात आ रहा है डेमोक्रेट, तो एक ढंग से जो है ये डेमोक्रेटिक लॉजिक को आगे ले जाने वाला है। इसलिए लोग अभी इससे देर आइडेंटिफाइंग, उसको रेजोनेट कर रहे लोगों में कि भाई डेमोक्रेट हमारा वॉइस है। सो दिस इज डेमोक्रेसी माइनस लिबरलिज्म। सो नया जो मॉडल हम दुनिया में पॉपुलिस्ट मोड में देख रहे हैं, चाहे आप यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रम्प को लीजिए, बोल्सोनारो को लीजिए, मैक्रोन को लीजिए, ली पेन को लीजिए, उधर टर्की में एर्डोगन को लीजिए, या हमारा मॉडल यही है कि दे आर ऑल इलिबरल डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स तो है, ये डेमोक्रेटिक तो है क्योंकि इलेक्शन में आ रहे। जो अभी का जो इलेक्ट्रल फ्रॉड का जो एलिगेशन अगर बगल में रख दे, अगर दे आर नॉट वेरी नो डीप एंड वेरी ऑल स्वीपिंग, डेमोक्रेसी तो दे आर गेटिंग इलेक्टेड, दे ऑल्सो वांट टू विन बाय इलेक्शंस, इतना तो हम मानना पड़ेगा अभी तक। लेकिन दे विल नॉट बिलीव इन लिबरलिज्म। उनका सोचना ये है कि भाई हम चुन के आ रहे लोग हमें पसंद कर रहे, मैं तुम्हारा बात क्यों सुनूं, मैं ऑपोजिशन का बात क्यों सुनूं? ये जो नया मॉडल ऑफ इलिबरल डेमोक्रेसी सारा, इसके लिए हमें ये दे आर क्वेश्चनिंग ऑल द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ डेमोक्रेटिक इमेजिनेशन, कि फोरबेरेंस क्यों हो, ताकत क्यों ना यूज करूं मैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट किसी के पास पैसा है तो वो कह रहा मैं क्यों अपना रोब क्यों नहीं जमाऊं मैं? इसका वजह क्या है? तो नया पीढ़ी, नया जनरेशन, जनरल एक्स में ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि फोरबेरेंस होना ही क्यों चाहिए। जब किसी के पास ताकत हो तो वो यूज करेगा। मगर ये जो आप समझा रहे हैं ना बारीकियां, हाँ, मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ कि ये इतनी बारीकियां
समाज में लोग बहुत कम समझते हैं। डेमोक्रेसी का इतना भर मतलब तो समझ में आता है कि वोटर आईडी बनवाओ, चुनाव के दिन जाके हमें वोट भी कराना है और फिर हम अपने सोशल मीडिया पर वो एक फ़ोटो भी डालेंगे कि हम वोट दे के आ गए। जितनी आप बारीकियां समझा रहे हैं उतनी में कोई जाता नहीं है। अब यहाँ से एक सवाल है मेरा कि कहते हैं अक्सर कि डेमोक्रेसी जो अमीर देश हैं ज़्यादातर वहाँ बहुत अच्छे से काम करती है और जो गरीब हैं वहाँ डेमोक्रेसी होती भी है लेकिन वो फिर उस तरह से काम नहीं करती जिसके लिए उसे लाया गया है, जो मूल्य है डेमोक्रेसी में निहित। फिर अब ये प्रश्न भी है, क्या अगर ऐसा ही है, अमीर देशों में काम करता है, जहाँ मार्केट बहुत फ्लोरिश करता है, वहाँ डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से काम करती है, तो क्या एक यही कारण है कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट थे, जिनको पढ़कर हम डेमोक्रेसी ज़्यादा समझते थे, वो पढ़ने वाले भी कम होते जा रहे हैं और उनकी तवज्जो भी वैसे नहीं बची? क्योंकि एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो ट्रंप है और वहाँ की यूनिवर्सिटी में चलने वाली अब बहस है कि हम आर्ट्स पढ़ा क्यों रहे हैं। तो ये देखिए ये मुझे पता नहीं इसका क्या सवाल बना, पर मुझे तो लगता है कुछ इंटरलिंक तो है। हाँ, देखिए इनका ये है कि इससे यही पता चलता है कि पावर का कॉन्सेप्ट क्या है। हम जो आज जेएनयू में प्रोफेसर हैं तो सिर्फ पढ़ाने वाले, हमारे पास ना कोई ताकत है, हमारे पीछे ना कोई बड़ा जनता है, लेकिन आज क्यों ये रेजिम हमलों से डरता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ट्रंप जैसा इतना महान लीडर, विश्व का तो लीडर है, वो क्यों यूनिवर्सिटी से क्यों डर रहे? बात यही है ना कि आर्ट्स का महत्व यही है, ये जो डेमोक्रेसी का ओरिजिनल डेफिनेशन, इनोवेशन, हम नया ढंग से सोचने का हम पक्ष में हैं। गलत हो सकता, सही हो सकता, वो आचरण करने के बाद ही पता चलेगा, बैठ के तो पता नहीं चलेगा। तो उस पक्ष में जब है, वाई डू रूलिंग क्लासेस गेट थ्रेटेंड बाय इनोवेशन? आर्ट्स से इतना क्यों डर रहे? आप कह रहे हो आर्ट्स का तो कुछ इतना वजूद नहीं, आपको ये तो दुनिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये तो दुनिया है एआई का, ये तो टेक्नोलॉजी है और नया स्पेस इनोवेशंस का। अभी मैं आपका इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आ रहा हूँ, उधर वो स्पेसमैन था सुधांशु शुक्ला, पूरा लोग वहाँ पागल थे उनसे मिलने के लिए। तो ये तो नया इमेजिनेशन, स्पेस पे जाना, चंद्रयान करना, तो पूरा देश जब इतना इन्वॉल्व है, क्यों आप एक छोटा यूनिवर्सिटी, कोई छोटा प्रोफेसर अगर दो वाक्य कहीं पे कह रहा है तो आप इतना तिलमिला क्यों जाते हो? तो आपका प्रश्न का ये काउंटर प्रश्न ये है, इसका जवाब अगर मिल जाए तो फिर आपका प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। लेकिन जब कोई मुल्क, कोई समाज डेमोक्रेसी को ठीक से प्रैक्टिस करता है तो फिर यह भी होता है कि विश्वविद्यालयों के अंदर जो बहस होती है वो भी बहुत डेमोक्रेटिक हो जाती है। वहाँ कुछ ऐसी बातें भी विचार विमर्श के दायरे में आ जाती हैं जो नॉर्मली आप समाज में कहने से बचते हैं। और बहुत वक्त तक, मुझे नहीं पता, मतलब मेरे वक्त तो नहीं बचा था, आपको पता हो तो बताइएगा, उन बहसों के लिए स्पेस था। बिल्कुल। अब मुझे लगता है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है दुनिया के किसी हिस्से में हो रहा हो, मुझे नहीं पता होगा, पर ऐसा लगता तो है कि जो यूनिवर्सिटी के बाहर एक समाज है, जो बाहर ताकतें हैं, जो बाहर ओपिनियन मेकर्स हैं, उनका इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस है कि यूनिवर्सिटी में भी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो समाज में नहीं हो सकती। अगर वो यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकती तो कोई नई बात कहाँ से आएगी? या आप ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में भले ही कम हो गया होगा लेकिन नई बातों के लिए अभी भी कुछ स्पेसेस हैं? कोई है ऐसा डेमोक्रेटिक सेटअप में स्पेस? देखिए, यूनिवर्सिटीज वेर ऑलवेज सस्पेक्ट। ये अलग बात है, अलग अलग गवर्नमेंट का अलग अलग रवैया रहता है। कुछ गवर्नमेंट्स उसको खुली छूट दे सकते हैं, लेकिन डिस्कम्फर्ट जो है यूनिवर्सिटीज के साथ सबका है वो हमेशा बना रहा है, क्योंकि हमेशा वहाँ ऐसा चीज़ बातें होते हैं जो आम समाज में नहीं होता। जैसे आप जेएनयू का बात लीजिए, जेएनयू का नॉर्थ गेट तक खत्म हो जाता है, उसके आगे मुनीर का है। मुनीर का में जेएनयू का बात कोई नहीं सुनेगा, गुस्सा भी करेंगे। अगर आप कश्मीर का बात करोगे, आर्टिकल 370 का बात करोगे, अफजल गुरु का बात करोगे, उमर खालिद का बात करोगे, पूरा समाज में जो है इट क्रिएट्स डिस्कम्फर्ट। समाज में तो कंक्लूजन आ चुके हैं। समाज में कंक्लूजन आया है या समाज में कंक्लूजन मतलब ड्राइव किया जा रहा है, थोपा जा रहा है, ये भी है ना। आपको कैसे पता चलेगा कंक्लूजन आ चुका है? जब आप अलग अलग व्यूज एक्सप्रेस करने का स्पेस दोगे तब पता चलेगा। लेकिन फिर कई बार ऐसा भी तो एक बहस ये भी है ना कि यूनिवर्सिटीज़ को हम जो समाज है, ये कहते हैं बहुत सारे लोग, यूनिवर्सिटीज़ को हम ऐसी बातों का या ऐसे लोगों का अड्डा भी नहीं बना सकते जो बाकी जो सिस्टम है, जो शांति से देश चल रहा है, समाज चल रहा है, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करें।
तो वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि है तो ये सब डेमोक्रेसी का अंग ही, हाँ। लेकिन ये एक दूसरे के लिए खतरा भी बन जाता है कि कभी कभी। नहीं, खतरा कैसे? अब देखिए, वो इस लॉजिक जो आप बता रहे हो, ये लॉजिक अब यहाँ तक आ चुका है। आप अगर ये कहोगे आज गुजरात में मैल न्यूट्रिशन, बच्चों में मैल न्यूट्रिशन दुनिया देश में सबसे ज़्यादा है, आपको जवाब मिलेगा आप गुजरात अस्मिता को ठेस पहुंचा रहे हो। मैल न्यूट्रिशन बच्चे रहना इंसल्ट नहीं है गुजरातियों के लिए, वो बात करना इंसल्ट है। आज हमारे देश में गरीबी और भुखमरी हंगर इंडेक्स में हम सबसे नीचे 10 देशों में से एक है। ये कहना, लोग कह रहे हैं आप भारत का इंसल्ट कर रहे हो। भुखमरी रहना इंसल्ट नहीं है, बात करना इंसल्ट है। तो ये जो लॉजिक आप सुना रहे हो, ये बात करने जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना, ये यहाँ तक पहुँचेगा जब आप लोग अगर भूखमरी से मर जाएंगे इस देश में। अगर आप पॉडकास्ट करोगे, पढ़ाकू नितिन में करोगे, लोग मर रहे, लोग आपको कहेंगे देशद्रोही हो, तुम मरने का बात कर रहे हो, देश में गरीबी की बात कर रहे हो। हम लोग देशभक्त इसीलिए हम अपने आप को मानते हैं कि भाई हम कह रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो देश में। ये देश का इंसल्ट नहीं, इस देश को, इस प्रॉब्लम को मिटाओ। वो कह रहे हैं कि बात करना ही इंसल्ट है। यूनिवर्सिटीज़ का अहमियत ये है समाज में, ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में बहस के लिए नहीं, समाज को भी इसमें बहस करना चाहिए। ये यूनिवर्सिटीज़ एक शुरुआत की जगह है, क्योंकि वहाँ स्पेस दिया जाता है, आपको प्रोटेक्शन है। आज मुझे एक यूनिवर्सिटी का, इसलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फैकल्टी के लिए इतना सारा प्रोटेक्शन है, क्योंकि अरे लोग इसी चीज की तनख्वाह है, क्या आप कोई नई बात सोचो? नहीं, एग्जैक्टली, इस बात पे हमारा फर्ज है ये। अगर आज हमें फर्ज बोल रहे हैं कि आप तनख्वाह लो, काम मत करो। अगर मैं रिसर्च नहीं करूं, नया बात ना करूं, गवर्नमेंट का आलोचना ना करूं, बच्चों को नया विषय के बारे में ना पढ़ूं, मैं हूं किस लिए फिर? वजूद का हमारा पर्पस क्या है? फिर बंद कर दो यूनिवर्सिटीज। फिर नेक्स्ट स्टेप तो ये होने वाला भी है। किताबें तो हैं ही, बच्चे खुद पढ़ लेंगे, सेल्फ स्टडी तो है ही। एग्जैक्टली, वो इमेजिनेशन ऑलरेडी रूलिंग क्लासेस दुनिया भर। ये जो एआई के बारे में जो डिबेट चल रहा, इसमें आई स्मेल दिस मिस्चिफ ऑफ रूलिंग एलिट। बार बार जो चल रहा है, ये आया है तो टीचर्स का जरूरत है, ये आया है तो उसका जरूरत है, ये है सब सोच लेगा। ये कैसे सोच लेगा भाई? ये तो हम लोग क्रिएट किए। तो जो क्वेश्चन बेट्रान रसेल पूछा ना, इफ गॉड हैज क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग, हु हैज क्रिएटेड गॉड? And if the answer is there is no one who has created God, the same answer can be given for human. Nobody has created. ये आंसर हमारे लिए भी हो सकता है ना। तो सेम क्वेश्चन वी शुड, दिस स्मेलिंग ऑफ, पूरा आप हिस्ट्री में उठा के देखिए, टेक्नोलॉजी हैज़ बिन वन, टेक्नोक्रेटिक इमेजिनेशन हैज़ बिन वन कॉन्स्टेंट टूल ऑफ रूलिंग एलिट्स टू हिट एट आइडियाज़। अब पहले से हमारे देश में भी ग्लोबलाइजेशन समय, अब टेक्नोलॉजी आ गया, वाइट रेवोल्यूशन, टेली कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, मार्केट हो गया, प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा। ये अभी नहीं हो रहा, ये हिस्ट्री में। सिंगापुर और इंडिया का कंपैरिजन है, सिंगापुर में टेक्नोलॉजी और स्ट्रिक्ट रूल है तो सारा प्रॉब्लम्स खत्म। लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है कि टेक्नोलॉजी हैज नेवर सॉल्व प्रॉब्लम। मेरे अगले सवाल इन्हीं पर थे। जैसे एक तो यही था कि आप जो कह रहे हैं अभी कि यूनिवर्सिटियों में भाई बहस नहीं होगी, नई बात नहीं होगी, तो दरअसल हम अपनी तनख्वाह लेकर अपना काम नहीं कर रहे हैं और हमें रोका जा रहा है। फिर अगर कोई रोकता है, इस बात पर सवाल उठाता है। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता काम अपोजिशन का होता है। जैसे अक्सर हम इस तरह की बहसों में सोशल मीडिया में पढ़ ही जाते हैं, और हम जैसे लोग भी पढ़ जाते हैं, फिर समझाना पड़ता है। इसलिए नहीं कि किसी एक पार्टी का सपोर्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने भी थोड़ा बहुत राजनीति विज्ञान पढ़ा है। हम उन्हें बताते हैं कि देखो, डेमोक्रेसी बनाने में सिर्फ सरकार का हाथ नहीं होता है, इसमें ज़्यादा वक्त रहता है। तो लेकिन अब क्योंकि फोकस ही नहीं है लोगों का, तो लोग समझते कम है। पर उन्हें बताते हैं कि देखो, उससे विपक्ष को भी फायदा हो रहा है। आपकी इस उपेक्षा से क्या हो रहा है कि एक तो कुछ लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि विपक्ष का भी हाथ होता है, विपक्ष का अपने महत्व को कम कर दिया। एक चीज, विपक्ष में जो सांसद चुन के गए हैं वो भी तो किसी ने चुन के ही भेजे हैं। अब वो मिलकर एक ऐसी संख्या नहीं बनाते कि सरकार बना ले, लेकिन जिन्होंने चुने हैं उनके लिए तो वही उनका नेता है। दूसरी बात, जब विपक्ष को आप बरी करते हो उस चीज से कि आप तो मतलब सरकार देखेगी आप क्या हो, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप वैसा क्यों कर रहे हो, आप सरकार के काम में रोक टोक कर रहे हो, तो दरअसल विपक्ष भी मजे में है, क्योंकि विपक्ष भी तनख्वाह लेके काम नहीं कर रहा फिर। एकदम। पर आप कितने हद तक इस बात को मानते हैं कि जो मजबूत सरकारें जिन्हें कहा जाता है, मेरा सवाल ये था, जो बड़े वोट से आती हैं, बहुत ज़्यादा सीटें जीत के आती हैं, वो बेटर है डेमोक्रेसी के लिए, या कमज़ोर सरकारें या ऐसी सरकारें जो गठबंधन करके चलती हैं? क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट है नीतीश, बड़ा सरकार हो, मजबूत है, बड़ा। क्वेश्चन ये है
जो भी गवर्नमेंट बनाएगा, कम नंबर से ज़्यादा नंबर से, जो गवर्नेंस मॉडल आप दे रहे हो देश को, क्या आप वही गवर्नेंस मॉडल विपक्ष में बैठ के एंजॉय करोगे? सिंपल क्वेश्चन है। आज बीजेपी जिस ढंग से हुकूमत चला रहे इस देश में, जिस ढंग से लॉस पास कर रहे, जिस ढंग से अपोजिशन को ट्रीट कर रहे, जिस ढंग से यूनिवर्सिटीज ट्रीट कर रहे, जिस ढंग से आंदोलन के खिलाफ है, किस ढंग से आवाज़ उठाने के खिलाफ है, जिस ढंग से पार्लियामेंट में बहस हो तो कह रहे हो आप अनार्किस्ट हो, ठीक है मान लेते मैं कहता हूँ बीजेपी का आप हर बात मान लो, सही है, ये डेमोक्रेसी है। 10 साल बाद आप बीजेपी को अपोजिशन में इमेजिन करो। गवर्नेंस का बात ऐसा होना चाहिए, आप इधर हो या उधर, यू शुड बी एबल टू सपोर्ट इट। इसलिए लॉस जो है, जब भी बिल्स पास होते पार्लियामेंट में, अपोजिशन का महत्व क्या है कि आप अपोजिशन को आपको ढूंढ ढूंढ के गलतियां निकालेंगे उसमें। बीजेपी तो उस मामले में बहुत अच्छी पार्टी थी। हाँ, शायद सबसे बढ़िया अपोजिशन की पार्टी बीजेपी रही है फिर इस मामले में तो। मोस्ट डिस्ट्रप्टिव अरुण जेटली का जो स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अपोजिशन टू डिस्ट्रप्ट पार्लियामेंट, ये इनका फिलॉसफी था। आज यहाँ से यहाँ पहुँच गए। अब कल जब अपोजिशन में कभी ना कभी तो जाएंगे, तब उनका हालत सोचा। कोई भी विषय अगर बीजेपी 10 साल बाद अपोजिशन में उठाएंगे, गवर्नमेंट जो पार्टी है उसमें इतना उनका एग्जाम्पल्स रहेंगे इस 10 साल में। हाँ, मतलब उल्टा, भाई आप ऐसा किए थे, आप ये बोले थे, आप ऐसा किए थे, आप इधर आंदोलन जीवी करार कर देते, आप उनको देश, मतलब आने वाली सरकारों को और बहाना दे दिया ये कहने का कि आपने भी तो किया था, आप ही तो कहते थे। तो बेसिकली इसमें किसी बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है जो मिलजुल के कमजोर हो रहा है फिर। एग्जैक्टली। बेसिकली अभी देखिए, जब कांग्रेस आज डेमोक्रेसी का आवाज उठाते, बीजेपी वाले क्या करते, इमरजेंसी का बात उठाते, और कांग्रेस वाले चुप हो जाते। और 8-10 स्टेट में जो रातों रात सरकारें हटा दी थी, उसकी बात होने लगती कि हमने तो कभी ये किया भी नहीं। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को गिराए थे नेहरू के समय से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। केरल तो बीजेपी 4-5 गिना के ही इतना मजबूत अगर हो सकता है, कल अगर कांग्रेस और अपोजिशन वाले पावर में आ जाए, अनगिनत एग्जाम्पल्स मिलेंगे इनको। द वे दे हैव ट्रीटेड फार्मर्स मूवमेंट, द वे दे आर ट्रीटिंग यूनिवर्सिटीज, द वे दे आर ट्रीटिंग यूनिवर्सिटी में इतना सेलेक्टिव। आप सिस्टम के साथ होते आपका एक ढंग का ट्रीटमेंट, आप क्रिटिकल होते एक ढंग। अब ये जो पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर देश में बनाए हो, ये तो जो भी गवर्नमेंट, नितिन गवर्नमेंट में आता है ना, वो सोचते हैं हम परमानेंट है, क्योंकि वो हवा ही ऐसा बनाते हैं ना। इसलिए मैं कहता हूँ ये सिक्योरिटी, ये सब जो हंगामा करते हैं, इसको एक रॉन्ग इंप्रेशन आपका बन जाता है कि हम ही नेता है, और हर नेता गिरता है, क्योंकि कंट्रोल करना लेजिटिमस इतना डाइवर्स सोसाइटी इजी नहीं है। आप अगर गलत काम करके भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे इस देश में, इतना बड़ा, इतना डाइवर्स व्यूज है। इसीलिए डेमोक्रेसी चाहिए आपको। ऐसा एक न्यूट्रल मॉडल दो, एक ऐसा विथ ऑल इट्स लिमिटेशन, एक ऐसा मॉडल जो वेर ऑपोजिशन का भी एग्रीमेंट कि भाई जब हम पावर में, हम आपको भी उसी ढंग से ट्रीट करें। आप इतना आप इसको ब्रेक डाउन करके पोलराइज बना दिए हो। बीजेपी वाले आज सत्ता में रह के जितना डर रहे, ऑपोजिशन वाले नहीं डर रहे, क्योंकि बीजेपी वाले जानते हैं कि कल कभी ना कभी जब सत्ता बदलेगा, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। अब जैसा स्पीकर का ये बनाया हो, जैसा प्रेसिडेंट का बनाया हो, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं बचा, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बचा जिसको आपने पूरा टैम्पर नहीं किया हो। कल को आप क्या बोलोगे? कल को आप क्या बोलोगे अगर सेम थिंग इफ द न्यू गवर्नमेंट डज विद अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी? देयर विल बी एब्सोल्युटली नथिंग फॉर दिस। लेकिन अगर हम इस नज़रिए से देखें कि 47 में देश को आज़ाद होने के तुरंत बाद से जब कांग्रेस सत्ता में आई है, तो हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण बीजेपी के सत्ता में आने से पहले मिलते हैं, जब ये बार बार बात उठती है कि कांग्रेस भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, उसके मूल्यों के खिलाफ जाने लगी थी। तो क्या हम इस नज़रिए से भी इसे देख सकते हैं कि ये जो क्षरण है, ये जो नुकसान होना शुरू हुआ है 47 से शुरू हुआ, और ये क्रमिक चलता 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 फाइनली अब यहाँ तक पहुँच गया है? मतलब इसे अगर मैं कांग्रेस या भाजपा की नज़र से ना देखूं तो क्या ऐसे भी देख सकते हैं? आप प्रोफेसर हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप एक पूरा ग्राफ देखते रहे होंगे कि अगर कोई ऐसे ग्राफ बनाए तो क्या वो ऐसे होगा नीचे की तरफ? तो देखिए, फर्क ये है कि रूलिंग क्लासेस जब भी है डेमोक्रेसी, दे ऑलवेज परसीव डेमोक्रेसी एज अ थ्रेट। कोई भी पार्टी हो उसमें, अब रूलिंग एलिट, रूलिंग इंटरेस्ट का लिए डेमोक्रेसी इज ऑलवेज ए थ्रेट। फर्क इतना आता है कि कांग्रेस, थैंक्स टू गांधी, इतना डिसऑर्गेनाइज पार्टी है
इतना डिसेंट्रलाइज पार्टी है, इतना कियोटिक पार्टी है, वो चाहते हुए भी कभी पूरा हावी नहीं हो पाए डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेसी वाज द डिफॉल्ट बेनिफिशियरी ऑफ कांग्रेस सिस्टम. आपस में ही लड़ने में इतना मशगूल व्यस्त रहे. रहते हैं कांग्रेस वाले, पूरा बाकी चीज पे हावी होने के लिए. वो फर्क इतना है कि अभी आरएसएस बैक बीजेपी सो वेल ऑर्गेनाइज्ड मशीनरी, इतना ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट एफिशिएंसी शायद दुनिया में किसी और पार्टी के पास नहीं. नाजिस के बाद सीधा बीजेपी आरएसएस जो इतना ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है, जो ऑल इंडिया लेवल पे दे कैन माइक्रो मैनेज थिंग्स. नहीं, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड को होना, ऑर्गेनाइज्ड होना किसी दल के लिए, जैसे कई बार ये बहस भी चलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन भाई ठीक है, डेमोक्रेसी ठीक है, लेकिन आप इसमें जब दल ले आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ले आते हैं, तो इसमें भी नुकसान है बहुत सारे डेमोक्रेसी के. तो जब हम लेकिन ऑर्गेनाइज्ड दलों की बात करते हैं, तो कई बार हम उनकी आलोचना जैसी करते हैं, जैसे अभी आप जो कह रहे हैं कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन दलों से तो ये उम्मीद ही की जाती है कि ऑर्गेनाइज्ड होंगे, तभी वो दल हैं. तो ऑर्गेनाइज होना गलत नहीं है, उस ऑर्गेनाइज को वेपनाइज करना गलत है. आप इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज हो, वो आपके लिए अच्छा, आप डिसिप्लिन हो, आप कैडर को ट्रेनिंग दे रहे हो, सोचने में एक ढंग से सोचने के लिए आप ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है, दैट एज यू से वन कैन एक्नॉलेज. वो जिस ढंग से वेपनाइज होगा उसका तो आलोचना कर सकते हैं ना. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेसी was a default beneficiary of Congress disorganization. Democracy is a victim of BJP RSS organized efficiency. ये तो दिस इज ये फर्क जो नजर आता है कि जो डिक्लाइन आप कह रहे हो कि कांग्रेस के पीरियड में भी बहुत सारे नुकसान हुए, बहुत सारे, बट एक ऑर्गेनाइज फोर्स नहीं था कि देश में आपको तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक हर इंच को मैप करना, हर नैरेटिव को सेट करना, हर माइक्रो मैनेज, हर इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन रखना. वो एफिशिएंसी नहीं था, वो उनका इंटरेस्ट नहीं था, वो आपस में ही मस्त थे. अब जो फोर्स आया, इट्स थरोली माइक्रो मैनेज्ड. दैट इज द बिगर थ्रेट एनी डे फॉर डेमोक्रेसी. और वो मेरा सवाल रह गया जो मैंने आपसे कहा था कि क्या अमीर देशों में डेमोक्रेसी ठीक से प्रैक्टिस होती है, उसके मुकाबले जो गरीब देश है वहाँ थोड़ा पहली खतरे में आ जाती है, क्योंकि बड़ा आसान होता है. देखिए, ये इस पे बहुत सारे रिसर्च है, डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी के बीच में क्या अंतर संबंध. दूसरा ये भी है कि अथॉरिटेरियन मॉडल और डेवलपमेंट के बीच में भी क्या है, क्या आप ज्यादा अथॉरिटेरियन बने तो क्या तो आप ज्यादा सिंगापुर की बात डेवलपमेंट. कह रहे थे, सिंगापुर का बात, चाइना है उसमें. चाइना है, नॉर्थ कोरिया है. तो ये सारे देश का मॉडल यही नॉर्थ था. कोरिया को तो पता नहीं कि डेवलप है कि नहीं, पर चाइना और सिंगापुर दिखते हैं. हाँ, चाइना सिंगापुर, तो ये मॉडल है ना कि अथॉरिटेरियन मॉडल डेवलपमेंट को क्या ज्यादा जल्दी डेवलपमेंट ना हो जाएगा. और दूसरा ये है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट. क्या एडवांस कंट्रीज में देयर इज अ बेटर डेमोक्रेसी. बेटर डेमोक्रेसी एडवांस कंट्रीज में इसीलिए है कि तनाव का इश्यूज कम रहते वहाँ पे. बेसिकली ये है क्योंकि आपके पास रिसोर्स अबंडेंस इतना है. सब अमेरिका में चले जाओ या इंग्लैंड में चले जाओ, ऐसा नहीं है कि वो डेमोक्रेसी वहाँ पे इतना इंस्टीट्यूशनलाइज. आप जैसे लंदन में, आप कभी ट्रेन स्ट्राइक, मेट्रो स्ट्राइक में जब लंदन में रहता था, डेली मेट्रो में तो लोग बड़ा सिविल से लाइन बना के चढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो हम अब वो उसको देख के तो लगा बड़ा इतना सिविलिटी है इस देश में कि भाई बहुत डेवलप्ड है डेमोक्रेसी. कभी कभी मेट्रो का स्ट्राइक हो जाता था वहाँ पे. कम ट्रेन जब रहते थे, जब आप लंडनर्स का बिहेवियर देखो, हमारे दिल्ली वालों से खराब हो जाते, एक दूसरे को धक्का देना, गाली देना. तो ऐसे तो आप ऐसे देखिए ना, हमारे यहाँ जो मेट्रो स्टेशन है वो साफ है, बहुत वहीं से निकला हुआ आदमी जब बस डिपो पहुंचता है वही तो इस पे भी एक रिसर्च हुआ है कि दिल्ली हैज बिकम मोर सिविल आफ्टर मेट्रो. इस पे एक चर्चा है सिविलिटी, मेट्रो टॉट दिल्ली एट सिविलिटी. वाह. कि वो टेक्नोलॉजी, वो साफ सुथरा, वो इंसान का बिहेवियर में बिहेवियर बनाते. तो बिहेवियर इज नॉट इंट्रिंसिक. अब हम पूछते हैं ह्यूमन नेचर कुछ नहीं था, सराउंडिंग के हिसाब से ह्यूमन का बिहेवियर रहता. तो अब मेट्रो आ गया, दिल्ली 8 भी अगर सिविल बन सकता है, अब दुनिया में देखिए कुछ भी पॉसिबल है. तो इसीलिए डेवलपमेंट इन दिस सेंस that democracy functions better in developed countries because there is resource abundance and that gets reflected in their institutional functioning. उनका institutions जो है बहुत efficient हो जाते हैं because resources है उसका. जैसे अमेरिका में आप जाइए, आप टैक्सेशन भी बहुत है, काउंसिल टैक्सेशन बड़ा है, लेकिन अगर आपका बच्चा पार्क में गिरते हुए गिर जाता, जब मैं अमेरिका में था, हमारा रिश्तेदार के साथ था, उनका बच्चा गिर गया था खेलते खेलते, एक फोन कॉल, 10 minutes the emergency van was there, 7 minutes उसका मेडिकल चेक होते. This is the efficiency which was, but they also pay taxes.
वो भी है। तो डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी बिकम्स, हमारे जैसे देशों में जब कम डेवलपमेंट है, तनाव ज़्यादा है, पानी के लिए लड़ाइयाँ है, बेसिक रोजमर्रा मतलब लड़ने के मुद्दे ज्यादा हैं, आप ये कह रहे हैं। बहुत ज्यादा लड़ने के मुद्दे। तो इसमें आपको लगता है डेमोक्रेसी ठीक से काम है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यही तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि लड़ने का मौका तो दे रहा है सोसाइटी, आप एटलीस्ट बोल पा रहे हो। अभी जो देखने को मिल रहा है कि आपको कह रहे हो पानी तो नहीं मिलेगा, लड़ो मत, ऑर्डर बना के रखो, देशभक्त बनो ये हो रहा चेंज। हालांकि मुझे लगता है हमने उदाहरण के लिए देश गलत चुने, हमें शायद यूरोप के मुल्क चुनने चाहिए थे। हाँ, है ना? किस बात पे? ज़्यादा बेटर रहता है, जिसमें हमें ये दिखाई देता है कि वहाँ पर वो अमीर भी हैं, डेमोक्रेसी भी बेहतर ढंग से वो फॉलो कर रहे हैं, और वहाँ वैसे मुद्दे नहीं हैं जैसे हम अमेरिका के अमीर होने के बावजूद देखते हैं। जैसे बेरोजगारी तो अमेरिका में ही मुद्दा है, अमीर बहुत है वो देश। वहाँ पे जिस तरह का एक तनाव है, सांप्रदायिक भी है, वैसे तो नस्लीय भी है, अमीर होने के बावजूद है। एग्जैक्टली तो इश्यूज खत्म नहीं होते। अमेरिका में जो है, अमर्त्य सेन का स्टडी है, अफ्रीकन ब्लैक अमेरिकन का एरियाज जो है, दे आर एज अंडर डेवलप्ड एज सब सहारन अफ्रीका ही सेस। और वहाँ पे रेसिज्म का आप देखिए, आपका वहाँ पे वायलेंस देखिए। ब्राज़ील में देखिए, ब्राज़ील में जो स्लम एरियाज उसको फवेलास कहते हैं। जब मैं ब्राज़ील में था, मैं रिसर्च के हिसाब से मैं बोला, आप कितने देशों में गए सर? तो वहाँ पे फवेला में आप उस फवेलास में लोग जाने नहीं सकते। वो कहते हैं कि वो जो अगर कोई बाहर से अजनबी आ जाते हैं, शूट कर देते, क्योंकि वहाँ ड्रग लॉर्ड्स इतने रहते हैं, इतना सस्पिशन ऑफ इंटेलिजेंस का जो स्पाइंग का रहता है। तो हमारे देश में तो इतना क्वेश्चन ये है ना, हमारे देश में इतना गरीबी रहने के बावजूद वी आर नॉट सो वायलेंट। ये तो है। जीन ड्रेज एक लेख में एक क्वेश्चन रेज करता है, जब माइग्रेंट्स इस देश में कोविड के समय पे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स वापस अपने गांव गए, सही में, लेकिन रास्ते में कहीं फूड राइट्स नहीं किए। सही में। क्यों? यस, दिस इज अ स्टार्टलिंग क्वेश्चन फॉर इंडिया। अब लंदन जैसे देश में आप दो 10 मिनट के लिए आप लाइट बंद कर दो, अरे वह तुरंत राइट्स हो जाते। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहने पे वहाँ राइट्स होते, सुपरमार्केट्स को लूट लेते, टीवी इसको लूट लेते। हमारे यहाँ तो हम लाइट रहता ही नहीं, लेकिन हम लूटते नहीं एक दूसरे को, हम अंधेरे में चांद को देख के एंजॉय करते हैं। हाँ, इसलिए बॉलीवुड रहना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए। बॉलीवुड के गाने के बिना इंडिया में डेमोक्रेसी सर्वाइव करना मुश्किल है। आप ये भी कह रहे हैं कि आज की जो पॉलिटिक्स है सिर्फ विचारधारा से नहीं बनती, इमोशन से बनती है। फिर मैं एक ऐसा सवाल पूछना चाहूँगा कि कौन सी पॉलिटिक्स बेटर है, जो विचारधारा के आधार पर चीज़ें तय करती है या फिर जो मुद्दों के आधारित पर चीज़ें तय करती है? बड़ा पेचीदा सवाल है ये। हाँ, तो जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे बढ़ रहा है, थोड़ा गहराना भी चाहिए। बस बाहर भी निकलेंगे कि नहीं इसमें, ये हमें अब चिंता हो रहा है, छोड़ देते हैं। तो ये देखिए, इसमें दिस इज अगेन अ डीपली फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। आइडियोलॉजी का मतलब क्या है? आइडियोलॉजी इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग। मोटा मोटे तौर पे बहुत सारे डेफिनेशन, मैं मोटा तौर पे आपको एक डेफिनेशन दूंगा। ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग, एन ऑर्गेनाइज्ड इमेजिनेशन ऑफ चेंज। आप चेंज को कैसे ला सकते हो? जैसे मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी। तो इस आइडियोलॉजिकल लेंस आपको क्लैरिटी मिलता है। तो उसका अपना बेनिफिट्स है। 1970s 1980s 2000 तक भी ये देश विश्व भर में 1960s में डैनियल बेल करके एक स्कॉलर ने एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस दी कि ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ थिंकिंग नो लॉन्गर वर्क। ओके, क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के जो 100-200 साल का सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, इतने सारे लिटिल वॉइसेस क्रिएट किए हैं कि नो आइडियोलॉजी कैन कैप्चर देम। देयरफॉर he says now ideology has become hegemonic. आइडियोलॉजी एक ढंग का ऑपरेशन हो गया। यस, जैसा लेफ्ट का डिक्लाइन जो हम देख रहे कि आप जब नए वॉइसेस को पकड़ नहीं पाते हो, उसको सप्रेस कर देते हो, वो बोलते हो ये गलत है, ऐसा सोचना गलत है, ये वॉइसेस ही गलत है। यही जो है मिशेल फूको का जो 1970s का जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का जो इनोवेशन हुआ, फिलोसॉफी में भी जो चेंज आया, वही है। सोचा कि एनी ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग इज ए ऑपरेशन।
अब ये ज्यादा खींचना है कि एनी वे ऑफ ऑर्गेनाइज वे ऑफ थिंकिंग इज ऑपरेशन, इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स डिबेट इस पॉडकास्ट में एक्सप्लेन इस करना पर रिसर्च भी चल रही है हाँ, बहुत रिसर्च चल रहा है हाँ। कि भाई इवन मोरालिटी, हाँ मिशेल फूको के जैसे फिलोसोफर्स कहते हैं मोरालिटी इटसेल्फ इज अ मैन्युफैक्चर्ड वे ऑफ कंट्रोलिंग ह्यूमन बींग्स। सही गलत कुछ होता नहीं। अगर हम इस चीज को इतना दूर तक अगर खींच दे, एक डेमोक्रेटिक फ्रीडम तो मिल जाता है, कलेक्टिव एग्जिस्टेंस पॉसिबल है क्या? और वैसे भी सही गलत के बीच तो वो है ना कि सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इसलिए तो कानून है। तो पॉइंट यही है ना, अगर हम पूरा सब्जेक्टिव व्यूज को अगर पूरा स्पेस दे दे, समाज क्या होगा, समाज कैसे रहेगा? तो ये बड़ा ऐसे ही रहेगा जैसे आपने भी बताया कि इस कॉलोनी में वो रहे, इस कॉलोनी में वो रहे, वही तो- अपने अपने यहाँ कानून चला ना, हो। बस। कुछ कानून, अच्छा एक ये भी तो एक चीज हो सकती है ना, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि एक घर होता है, घर में अलग अलग कमरे होते हैं, तो अपने अपने कमरे के कुछ कानून हो सकते हैं, लेकिन जिस ड्राइंग रूम में सब मिलते हैं बैठते हैं वहाँ एक कॉमन कानून चला लो आप। वही लिबरलिज्म है। दैट इज लिबरलिज्म। इसलिए हम लिबरलिज्म को, लेकिन वही जो आप सोच कह रहे हो जिसको हम लिबरलिज्म कैसे, वही लिबरलिज्म आज क्राइसिस में है। लोग देश हर जगह इस सोच को जो आप कह रहे हो इसको नकार रहे। तो इसमें दो चीज हो सकते, एक तो कोलैप्स ऑफ व्हाट एग्जिस्टेड। तो इसलिए मैं रिसेंट दूसरा मेरा लेख और एक पॉडकास्ट में भी कहा, जो इंडिया में हो रहा है, क्या यह डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग है या डेमोक्रेटिक बैकलैश है? समझाइए दोनों थोड़ा, विषय हैं। थोड़ा समझाइए। या मतलब लिबरलिज्म का नजरिए से आप जैसे सोच रहे हो, वो अगर आप सोच रहे हो तो सब लोग हर जगह इस बात पे चिंता कर रहे हैं कि अभी जो हो रहा है डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हो रहा है, मतलब डेमोक्रेसीज बड़ा रिसीड हो रहे, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स रिसीड हो रहे। लेकिन मेरा सोचना ये है, इस डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग में एक डेमोक्रेटिक बैकलैश को ढूंढना भी जरूरी है, क्योंकि लोग नए प्रश्न को नए ढंग से पूछने की आज़ादी भी मांग रहे, और हर नया चीज़ उसका इनिशियल फेज में आपको अनार्किस्ट लगेगा, बहुत ही खराब लगता सुनने में, आपको बहुत इमोरल लगेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ जो हमारे देश में भी चल रहा है, ये मेरा बहुत सारे प्रोग्रेसिव में मेरे से एग्री नहीं करते, मैं कह रहा हूँ देयर इज ऑल्सो मूवमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक बैकलैश, क्योंकि जो डेमोक्रेसी हम फॉलो किए हैं, जो डेमोक्रेसी विश्व भर में लिबरलिज्म फॉलो किया, दे हैव बीन एलीट डेमोक्रेसीज। ये एलीट लोगों के बीच का सोच है ये। तो अभी जो डेमोक्रेसीज क्रैक कर रहे वो है नया वॉइसेस आ रहे, वो इसलिए कल्चर लैंग्वेज लेके आ रहे, आपका बैकवर्ड कास्ट आ रहे, आपका दलित आ रहे, आपका हर आवाज मजबूत हो रहा है देश में। तो ये डेमोक्रेटिक बैकलैश भी, लेकिन इसका क्या सिस्टम होना चाहिए, कैसा चाहिए, इसका इमेजिनेशन नहीं, लेकिन हम ये जो ब्रेक डाउन और नया वॉइसेस के लिए स्पेस देना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो द बेबी विद बाथ वाटर। इसमें सिर्फ डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग नहीं देखना चाहिए, ये मेरा सोचना है कि डेमोक्रेटिक बैकलैश भी ठीक है, हो सकता है। लेकिन इससे मेरे मन में ख्याल आया कि अभी जैसे हम एक चीज़ बहुत सुन रहे हैं कि नेपाल में जेनजी ने कर दिया, बांग्लादेश में जेनजी ने कर दिया, अभी कुछ लोग कहने लगे लद्दाख में भी जेनजी ने कुछ कर दिया। तो ये जो जेनजी हैं जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं, वो जो कुछ है ना, वो उन मूल्यों के खिलाफ जा रहा है, उन वैल्यूज़ के खिलाफ जा रहा है जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हैं। उनका ये कहना है कि आप करो, पॉलिटिकल सिस्टम में आके करो, ऐसा करो, वैसा करो। लेकिन ये जो जेनजी है, जो नई आवाज़ें हैं, जिनकी बातें आप कह रहे हैं, वो पक चुका है। वो इस प्रोसेस से, इस प्रोसीजर से, इस क्रमिक सुधार से जो चल रहा है, हो नहीं रहा, वो पका हुआ है। तो सर, अगर वो पक ही गया और सड़क पर आ गया है, अगर वो वायलेंस करने ही लगा है, क्या ये वायलेंस जस्टिफाइड है? अगर केवल इसलिए जस्टिफाइड नहीं क्योंकि ये वायलेंस है, तो हम उसे कैसे समझाएंगे कि उसका गुस्सा और किस तरह से निकले? क्या करने वाले हैं हम इन नई आवाज़ों के साथ, जो आपके उन मूल्यों को समझने को तैयार नहीं है, जिन्हें बहुत सालों से चला आ रहे हैं, ढो रहे हैं, जो भी मान लीजिए आप। तो बिल्कुल यही है डेमोक्रेसी में बेसिक। इस काम पे ब्रेकडाउन तभी पहुंचता है जब आप उस आवाज़ों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं हो। जो लद्दाख में हुआ है, आप डिक्लेयर कर दियो, आप यूनियन टेरिटरी, आप स्टेटहुड देने के लिए तैयार न हो, आप खुद डिक्लेयर कर दियो, वहाँ सब खुशहाली चल रहा है, सब खुश है वहाँ पे। अब एक तरफा बात आप करते जाओगे, रूलर्स के लिए भी ये थ्रेट है। मेरा जो
राइट विंग के भी दोस्त मित्र आते हैं मिलने, वो मैं लगातार उनका नुकसान तो हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि आपको आवाज़ सुनने का वो दैट एबिलिटी यू विल लूज, कि आप अपने ही इको चैम्बर में जी रहे हो, हम अच्छा कर दिया कश्मीर में, बढ़िया चल रहा है। अब नीचे क्या हो रहा है, लोग क्या फील कर रहे, कब क्या विस्फोट कहाँ पे होगा, ये भापने का आपका वो चला जाएगा। अब मोदी जी का स्ट्रेंथ क्या है, हम लगातार जब कहते हैं पॉपुलर स्ट्रॉन्ग मैन लीडर का, उनका स्ट्रेंथ यही होता है कि लोगों को पल्स को पकड़ लेते हो, लोग बहुत जल्दी आगे पकड़ लेते हैं, अर्ली दे कैन कैच, दिस इज द सोर्स ऑफ। अब इको चैम्बर आप बना लोगे तो वो स्ट्रेंथ आपका क्यों नहीं भाप पाए बीजेपी वाले, इतने बड़े नेता, इतना दिग्गज नेता, इतना इंटेलिजेंट है, तो लद्दाख में क्या लोगों के मन में चल रहा है क्यों नहीं भाग पाए, क्योंकि आप सुनना ही नहीं चाहते। अब सुनना बंद कर दोगे तो दिस इज द रिजल्ट। अब उसके बाद आप मॉरलाइज करो, वायलेंस है, वो है, अर्बन नक्सल है, अब उसको आप कह रहे हो, उस लीडर को आप अरेस्ट करो, इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए डेमोक्रेसी में डायलॉग सुनना, एबिलिटी टू लिसन is very very important in democracy. अब सुनना ही बंद कर, the moment you stop to listen, that is the biggest threat to democracy. मैं अगर आपसे मतभेद रखूं, लेकिन नितिन को सुनना तो पड़ेगा। अब मैं करूंगा इस पॉडकास्ट में नितिन का प्रश्न ही नहीं सुनूंगा, बिकॉज इस प्रश्न में मुझे सोचता है कि मुझे मेरा अथॉरिटी को क्वेश्चन करोगे, मैं इतना बड़ा स्कॉलर हूँ, नितिन को नहीं मुझे पूछना, तो मैं अपना ही जवाब देते जाऊं, और प्रश्न जो है वो लिए नहीं। नहीं। हाँ, तो अभी बहरहाल वांगचुक को गिरफ्तारी की खबर आ रही है। आप प्रिपेयर्ड प्रश्न पूछ रहे हो, हाँ, प्रिपेयर्ड प्रश्न मुझे नहीं दियो। आपको क्या जरूरत है प्रोफेसर, मुझे तैयारी से आना है। हालांकि अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं थे, अब है। जैसे एक तो बहुत बार लोग पूछते हैं, और अब तो बहुत सारे लोगों को मालूम भी है कि प्लेटो ने कहा था कि भाई ज़्यादातर लोग सही फैसला लेने में सक्षम नहीं होते। कुछ लोगों का कहना है कि सबको वोट का अधिकार दे दिया आपने। तो अक्सर हम भी कई बार मजाक में ये बात कह देते हैं, या लोग कहते हैं, जब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को कुछ ऐसी हरकतें करते देखते हैं जो अपने को समझ नहीं आती, तो दुख के भाव से भी कह देते हैं, यार बताओ ये लोग भी वोट देते हैं, हम एक ही मुल्क में रहते हैं। तो ये कहने में थोड़ा मजाकिया है, लेकिन ये बहुत संकट भरा, मतलब डर तो लगता है कि भाई सारे लोग एक जितने सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेकर कि हम किन्हें चुन रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, या जो इतनी जटिल बातें हो रही हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, इस पॉडकास्ट को बहुत कम लोग सुनेंगे। सब नहीं है चिंतित उतने, लेकिन वोट सब दे रहे हैं। अगेन दिस इज अगेन अ वेरी डीप क्वेश्चन। बहुत डेमोक्रेसी में इसमें जितना लिटरेचर मॉब पे आया है, मॉब का कॉन्सेप्ट बहुत, और क्राउड का कॉन्सेप्ट। अभी मैं किसी स्कॉलर ने मुझे किताब बेचा, मेकिंग ऑफ द क्राउड। अभी जो एथेंस और रोमन डेमोक्रेसी में, रोम में क्या था, अभी जो आप मूवी देखे होंगे, लो आपका भले किताब ना पढ़े, मूवी तो देखते, तो ग्लैडिएटर्स का मूवी तो देखे होंगे ना। तो ग्लैडिएटर मूवी में क्या था कि लोगों को मैनेज करने के लिए एंटरटेन करो, लोगों को एंटरटेन रखो। मैं अभी इस रेजिम को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते, दे यूज ऑल दोज मेथड्स। तो चलो ओलंपिक करते हैं। हाँ, मीडिया में जो एंटरटेनमेंट देते हैं आपको, इलेक्शन से पहले कोई कुछ मर्डर का ये चला देते, किसी इसका चला देते, वो सारा वहीं से आ रहा है कि लोगों को एंटरटेन रखो और मॉब गोस मैड। साइकोलॉजिस्ट जो सोशल साइको एनालिस्ट है, बड़े साइकोलॉजिस्ट लकान और फ्रॉइड, उनका कहना है कि इंडिविजुअल व्हेन इज अलोन ही इज समथिंग एल्स, वायलेंस इज क्रिएटेड इन अ मॉब। यस, उसका कोई चेहरा नहीं होता, उसका चेहरा नहीं है, बिकॉज इट्स फेसलेस, कि लोग जुड़ते जाएंगे। लोग हमारे यहाँ तो ताकत महसूस करते हैं। कहावत है कि लोग जुड़ते गए, कारवा बनते गए। यहाँ कारवा नहीं बनते, यहाँ मॉब बनता है। जब मॉब बनता है, उस मॉब का अपना कैरेक्टर है। हाँ बिल्कुल, वो लिंच कर दे, तो आग लगा दे, संसदों में घुस जाए। तो डेमोक्रेसी का जो है ना ब्यूटी यही है कि आपको डेमोक्रेसी हैज बिकम, मॉब को टेम करना है, मॉब को सही सोचने का ये देना है, क्योंकि उनमें वो ताकत है, क्षमता सब में है। देखिए आप रिक्शा, किसी ऑटो ड्राइवर, किसी टैक्सी ड्राइवर से भी बात करो, ऐसा नहीं कि वो सोच नहीं पाता, उसको सही अगर प्रश्न पूछो, उससे कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंट जवाब मिलता ही है आपको। ऐसा नहीं कि वो मूर्ख जैसा कुछ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। हाँ, एक्सपीरियंस भी होता है, रोजमर्रा का जिंदगी आपको सिखाता रहता है। तो ऐसा नहीं कि आप, कुछ लोग इतना, जो आप कह रहे हो कि व्यस्त हो, वो अलग बात है, लेकिन लोगों को सोचने का क्षमता, डेमोक्रेसी का यही है कि उसको नर्चर करना ही ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी।
उसको हमेशा डिस्टॉर्टेड रहे, वो परफेक्ट फॉर्म में भीड़ को समझदार बना। हाँ, भीड़ को समझदार बनाना नहीं, भीड़ का जो समझदारी है उसको बाहर निकाला। वाह। ये है डेमोक्रेसी का काम। और भीड़ को ये नेता का काम है, ये हाँ, लीडर का काम ये है, लीडर लीड करता है वो। सबसे बड़े लीडर होते। गांधी जी का क्या रोल था, गांधी जी का क्या ब्यूटी था, उनका एग्जाम्पल से लीड किया कि भाई लोग में अब उनका मास इसमें जब भीड़ उठती थी वो जब आते थे वो बिठाते थे सबको काम करना, वो जो एग्जाम्पलर बनना, एक मॉरल एग्जाम्पलर बन के, वो कभी सिखाया नहीं किसी को, बन के दिखाया और लोगों को। सो ही बिलीव्ड, सो वो ट्रस्ट हमें मॉब में हमेशा रहना। और मतलब टोक कर बोल रहा हूँ क्योंकि अच्छा सा उदाहरण दिमाग में आया, भूल ना जाऊं। हाँ, भीड़ को खड़ा करना, संगठित करना, दिशा देना गांधी ने भी किया, उसी समय काल में हिटलर भी कर रहा है। एग्जैक्ट, दो अलग अलग, ये देखिए आपका एग्जाम्पल से आपका। तो भीड़ में हमेशा एक क्रिएटिव एनर्जी रहता। भीड़ इज ऑल्सो सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी, बिकॉज भीड़ में आपका अनार्की भी है, कोई लीडर नहीं है आपका, तो उसमें एक क्रिएटिव एनर्जी भी रहता। उस क्रिएटिव एनर्जी को नर्चर करना ही मेरे मानने में सही डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, सही मानने में देशभक्ति है। लोगों के बिना कोई देश नहीं है। हाँ, लोग का देश का मतलब बड़ा इमारतें बनाना, बड़े रोड बनाना, ये देश नहीं। देश है लोगों में जो क्रिएटिव एनर्जी है, उसको आप बाहर लाइए। हमारा अब नेक्स्ट जनरेशन में देखिए आप कितना कॉन्फिडेंट है हमारा नया जनरेशन, कितना आइडियाज़ के साथ, क्योंकि हम तो लगातार, हमारा काम है नया जनरेशन से लगातार हम इतना एस्पिरेशनल है, इतना नया आइडियाज़ है, लेकिन एवेन्यूज़ नहीं है। अब जब एवेन्यूज़ नहीं है, वो डिस्टॉर्शन में जाएगा आपका, कहीं कुछ जला देगा, कुछ कर देगा वो। तो उस डेमोक्रेसी इज कंटिन्यूअसली टू कैच अप विथ पीपल्स क्रिएटिविटी। आपकी जो किताब है उसमें एक चैप्टर है हाउ टू फाइट हिंदुत्व। एक तो हिंदुत्व का मतलब आपसे समझूंगा मैं, दूसरा ये है आपने ये लिखा कि इसका मुकाबला सेक्युलरिज्म से नहीं किया जा सकता। ये क्या है गुत्थी? एक जनरल जो हमारा सेक्युलर स्कॉलरशिप का आर्ग्यूमेंट्स है कि सेक्युलरिज्म जो है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, प्राइवेट बिलीव्स को आप पर्सनल रखो और पब्लिक जो है लीगल सिस्टम से चलाओ। मैं कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी उस लिबरल सेक्युलर इससे मैनेज होने का समय ख़त्म हो गया। अच्छा, सेक्युलरिज्म नाउ इज एन एलीट फिलोसफी, इट्स नॉट अ प्रोग्रेसिव। हर फिलोसफी, हर आइडियोलॉजी के समय रहता है, इट्स नॉट प्रोग्रेसिव, एलीट है। ओके, तो उसका एलीट जो तो जब शुरू हुआ था वो प्रोग्रेसिव था क्योंकि वो एक इंक्लूसिव एस्पिरेशन दिया, लेकिन उसका समय खत्म हो गया। हर फिलोसफी, हर आइडिया का एक शेल्फ रहता, 50 साल हो सकता, 100 साल हो सकता, 500 साल हो सकता। तो मेरा इंटरप्रिटेशन में उस ढंग का सेक्युलरिज्म के बारे में सोचना अब समय खत्म हो गया, क्योंकि उसका एक जो क्लास बेस है उस आइडिया का, वो अब आ रहा है बाहर, जो एलिटिज्म उस आइडिया में। तो नया जो वॉइसेस आ रहा है उसको सेक्युलरिज्म कैन नॉट। तो फिर जो ये कट्टर हिंदू और कट्टर मुसलमान है, या किसी देश में कट्टर ईसाई भी होंगे, इससे कोई कैसे लड़ेगा? अब सेक्युलरिज्म का आइडिया खत्म हो गया। तो वही, दिस वी हैव टू फाइट थ्रू डिफरेंट मीन्स। सेक्युलरिज्म कैन नॉट बी द मीन्स ऑफ फाइटिंग। सेक्युलरिज्म इज बेस्ड इन ओल्ड लिबरल फिलोसफी, प्राइवेट पब्लिक को आप सेपरेट करो, रिलीजन पॉलिटिक्स को सेपरेट करो। मेरा अब मानना है कि कल्चर को हम सीरियसली लेके ही जो है नया डेमोक्रेसी को, कल्चर से, कल्चर, रिलीजन एज कल्चर, उसको हम सीरियसली लेके उसको पूरा एक्नॉलेज करके उसका जगह, अपना जगह पूरा देते हुए ही डेमोक्रेसी। क्योंकि अभी जो कल्चरल वॉर चल रहा है उसमें मैं आई एम ऑल्सो सीइंग अ पॉजिटिव कि कल्चर लैंग्वेज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों को पार्टिसिपेशन बढ़ गया है डेमोक्रेसीज में। पहले टॉप डाउन थे डेमोक्रेसीज, अब बॉटम अप हो रहे। लोग अपना नया एस्पिरेशंस, लोग अपना नया लैंग्वेजेस ला रहे। तो इसमें जो है इस कल्चरल जो पॉलिटिक्स नया आ रहे हैं, इसको आप सेक्युलरिज्म नाम पे अगर दबा दोगे, बोलोगे कल्चर का बात मत करो। आज मैं ये कह रहा हूँ कि ये हिंदू बनना भी इस देश में, आई सी इट एज अ पॉजिटिव। अब लोग इफ दे वांट टू रेस्पेक्ट बीइंग अ हिंदू, आप सेक्युलर बन के ये नहीं कह सकते आप पब्लिक में हिंदू मत बनो। इट लुक्स, बिकॉज मेजॉरिटी को आप दबाना चाहते हो इस लैंग्वेज। एक इलीट कॉस्मोपॉलिटन को आप जगह देना। एक स्कॉलर है, उसको किताब लिखा रोड टू समवेयर, ही सेज, डेविड गुडहार्ट,
उसका किताब का नाम रोड टू समवेयर, उसमें कहता है कि आज जो विश्व भर में लड़ाई चल रहा है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से नहीं. ही सेज द लड़ाई इज बिटवीन एनीवेयर्स एंड समवेयर्स. एनीवेयर्स आर द स्मॉल कॉस्मोपॉलिटन एलिट्स, जो हम जैसे अर्बन एरिया दुनिया में ट्रैवल करते हैं, कहीं कभी फूड खा लेते हैं, कोई भी कल्चर के साथ अपना लेते हैं, इंटर रिलीजियस मैरिज को सपोर्ट करते. मेजॉरिटी पीपल आर स्टिल समवेयर्स, जो अपने कस्बे में अपना टेरिटोरियलिटी, अपना कल्चर, अपना रहन सहन में ही उसका. सो ही सेज 60% ऑफ पॉपुलेशन इवन इन एडवांस्ड कंट्री लाइक इंग्लैंड hasn't traveled beyond the 20 kilometer radius of its province. सच. तो ये है कल्चर. अब इसको आप दबा नहीं सकते हो, इस कल्चर को आने देना चाहिए, इस कल्चरल वॉइसेस को हमें सुनना चाहिए. प्रॉब्लम है कि इस कल्चर में बहुत प्रेजुडिसेस रहेगा, इंसुलर थिंकिंग रहेगा, नैरो थिंकिंग रहेगा. इसको आप हेड ऑन लेना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि आप उस कल्चर को ही डीलेजिटिमाइज कर दोगे. सेक्युलरिज्म का मेथड ये था कि कल्चर को भाई प्राइवेट रखो, रिलीजन को प्राइवेट रखो, लेकिन उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेते हुए आप कल्चर को एक्नॉलेज करना पड़ेगा. इस मान्य में मैं कहा कि सेक्युलरिज्म के और वैसे भी हाँ, सेक्युलरिज्म मतलब वेस्ट से आया, यूरोप से आया, खास परिस्थितियों में आया था, खास परिस्थितियों में आया. हाँ. और वहां पे भी सेक्युलरिज्म है नहीं. हाँ. वहां पे भी कोई से आप कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी चले जाए, सारा कॉलेज का नाम क्रिस्टी, क्राइस्ट कॉलेज, चर्च कॉलेज, क्या है. अच्छा, वैसे भी ये कहा गया कि इर्द गिर्द चलता है. हाँ, वैसे भी कहा गया कि सेक्युलर इंसान नहीं हो सकता, सिस्टम हो सकता है. सिस्टम सकता, वो भी नहीं हो सकता. सिस्टम को भी कल्चरल बनाओ, बात ये है. एक सुझाव है आपका किताब में, मुस्लिम पॉलिटिक्स को इस्लामोफोबिया से आगे बढ़ना होगा. मुस्लिम लीडरशिप कल्चरल बदलाव और इकोनॉमिस्ट एम्पावरमेंट को कैसे जोड़ सकती है, फिर ये बताइए मुझे. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है, जिसकी बहुत बात होती है इस मुल्क में, खासकर मुसलमानों के साथ की. देखिए, मेरा उसको अब कहना है कि मैं बहुत दिन से ये लिख रहा हूँ कि ये जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स और ये सेक्युलर प्रोग्रेसिव लोगों का भी, कुछ लेफ्ट साथियों का भी चलता है, खैर सब हमारे दोस्त है, फिर भी उनसे मेरा डिफरेंस ये है कि पूरा प्रॉब्लम जो है इस्लामोफोबिया का नहीं है. इंडिया में आई स्टिल से इस्लामोफोबिया नहीं है, कि मुस्लिम इज़ अ कॉमन फिगर इन अ मार्केट प्लेस. आप किसी मार्केट में हो, टोपी लगा के आप कोई मुस्लिम दिखता है, क्या आप डर जाते हो? नहीं, हम तो नहीं डरते, पर कोई भी नहीं डरता. मेरा ख्याल से कोई नहीं डरता, कोई भी नहीं डरता ऐसा मुस्लिम को. अब मैं यूरोप में, अमेरिका यूके का एग्जांपल देता हूँ. मैं एक बार लंदन से स्कॉटलैंड जा रहा था. स्कॉटलैंड जब आप छोटे जगह जाते हो, छोटा प्लेन, वो डॉर्नियर प्लेन्स कहते हैं ना, छोटे वाला प्लेन्स होते. हाँ. टेक ऑफ से पहले एक दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान फोन पे बात कर रहा था. पूरा प्लेन अलर्ट हो गया. उसको बुलाए हुए एयर होस्टेस को, उसको अलर्ट कर दिया, वो उसको शी हैड टू कम एंड टेल हिम. यहाँ कौन टोपी वाला कैसे जोर जोर से भी चिल्लाए, लोग कौन यहाँ पे. तो मैं कह रहा हूँ, वेस्टर्न यूपी में रहते हैं. एग्जैक्टली. आप ऐसा करने लगो तो पूरे दिन आदमी कदम ना चले, कदम नहीं चल पाएगा. हैदराबाद, हम हैदराबाद से आते हैं, हर तीसरा घर मुसलमान हिंदू का साथ है वहाँ पे. आपका नॉर्थ में वो तो चले, हमारे साउथ में अभी भी 7 कॉलोनीज है. तो ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट यहाँ लेके आए कि इस्लामोफोबिया है, मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन. अब दूसरी बात, वर्स्ट बाय गॉड, जो सबसे कम्युनल इंसान भी इंडिया में ना प्रॉफिट को ना अल्लाह के बारे में बुरा कहता है. कोई नहीं कहता इंडिया में. वो तो मजहब अपने जगह है, लेकिन मुस्लिम्स आर बैड, दे माइट. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस्लाम नहीं कहता तो है. हाँ. पर वो कहता है सोशल मीडिया पे नकली प्रोफाइल पे. हाँ, तो वो तो है नकली प्रोफाइल में, इसका मतलब लेजिटिमेसी नहीं है. पर आमने सामने वो रिस्पेक्ट या वो शर्म या वो संकोच अभी भी सोसाइटी में बना हुआ है. यार ऐसी बात नहीं कहनी है जो बुरी लगेगी. एग्जैक्टली. मैं इसका एग्जांपल देता हूँ. मैं इसका एग्जांपल इस्लामोफोबिया ऑफ 3 pegs कहता हूँ. मैं 3 peg एग्जांपल मैं देता हूँ, क्योंकि मैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अंकल इनके साथ जब वेकेशन में जाता हूँ, कभी ड्रिंक पीने हम बैठते, पहला पेग पे तो कहेगा मुसलमानों को ख़त्म करो इस देश से, इससे बड़ा डिसलॉयल कोई नहीं, बकवास लोग है ये. दूसरा पेग पे थोड़ा परसुएट करो, ऐसा कैसा हो सकता है, तो वो कहेगा छोटा है, छोटा रह के छोटा भाई बन के रहे, ठीक है अपने जगह. तीसरा पेग में थोड़ा और परसुएट करो, कहेगा मेरे सबसे करीबी दोस्त अख्तर है, ये हिंदुओं से ज़्यादा बेहतर है, पूरा लॉयल रहता है. वो पूरा 3 पेग में बदल जाता है. तो इंडिया में जो ये स्टेबल फियर, स्टेबल हेट्रेड नहीं है, ये बहुत फंक्शनल चीज़ है. तो हम इसको ये जो सेक्युलर इस्लामोफोबिक लैंग्वेज से ये फिक्सिटी आर्टिफिशियली ला रहे हैं लोग. अभी कस्बे में आप चले जाओ, मैं इंटरव्यू सर्विस के लिए जाता हूँ,
आप आश्चर्य हो जाओगे, लोग साथ बैठेंगे, वहाँ मुसलमान भी आके बैठता है, और इवन इंक्लूडिंग मोदी ही विल क्रिटिसाइज ओपनली। आप कहाँ वो डर बिठा रहे हो? इसलिए जो इस रेजिम जो डर बिठाने का कोशिश किया, वो सिर्फ मिडिल क्लासों में बैठ गया है डर। नीचे के तबके में मुझे कुछ डर नजर नहीं आता। आप गांव में जाओ, लोग खुले ही बोलते हैं। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, मैं यही कह रहा हूँ। तो वो आप इस्लामोफोबिया किसी से, रेजिम से डरना क्यों चाहिए अगर आप डेमोक्रेसी में? तो इसलिए मैं कह रहा जियाउल हूँ हक थोड़ी है। तो ये जो कम्युनलिज्म जो चल रहा, तो मेरा वायर में एक पीस है दैट व्हाट वी हैव इज कॉन्टेक्चुअल कम्युनलिज्म, नॉट इस्लामोफोबिया। कॉन्टेक्चुअली देयर इज डिसलाइक एंड प्रेजुडिस बिटवीन कम्युनिटीज व्हिच इज सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल। आप उसमें मैं ये यहाँ तक जानने के लिए तैयार हूँ, कहीं कहीं जगह हिंदुओं का कुछ एंग्जाइटीज रियल भी हो सकता है। आप उसको पूरा चीज को नकार नहीं सकते हो। एक पूरा इतना बड़ा समुदाय और एक एंग्जाइटी के दौर से चल रहा है, ये सिर्फ एक प्रोपागंडा से नहीं हो सकता। नहीं तो फिर वही बात होगी कि आप एक वॉइस को बिल्कुल दरकिनार कर रहे हो, खारिज कर रहे हो। Exactly. आप सुन ही नहीं रहे हो कि होता ही कुछ नहीं ये है। सेकुलर वाले भी ये कहते हैं, तो आई एम अगेंस्ट दिस। आई ऑलवेज से देयर इज वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड डिकोड हिंदू एंग्जाइटी। मिशेल फूको बड़ा अगेन एक बड़ा इंटरेस्टिंग, जिस दिन फूको पे अलग से करते हैं। हाँ एकदम 3 करेंगे बार आ पूरा गया। उनका उनका एक बड़ा दिलचस्प फॉर्मुलेशन। ही सेज वी हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स, रियल एंड अनरियल। इसमें फर्क है। कुछ चीज फॉल्स हो सकता है लेकिन रियल हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। मैं हिंदू एंग्जाइटीज को उसमें फिक्स करता हूँ। हो सकता है बहुत सारे चीज जो हिंदू मुसलमानों के बारे में सोच रहा गलत हो, गलत इंफॉर्मेशन, लेकिन उसका एंग्जाइटी रियल है। रियल। उस एंग्जाइटी को डेमोक्रेटिकली डील करना है। हाँ। उसको आप वो डरने की एक्टिंग नहीं कर रहा है, एक्टिंग नहीं कर रहा है, उसका वो फॉल्स है। और वो सिर्फ प्रोपागंडा की वजह से नहीं कर इसलिए उसे एड्रेस करो। एड्रेस, अच्छा। उसको एड्रेस सीरियसली करना, रेस्पेक्टफुली करना। और सेम मुसलमानों के लिए बस कि अगर वो किसी चीज से घबराया हुआ है तो उसे भी एड्रेस करो। वो तो हो ही उसे रहा है। ये मत देखिए, कहो कि हाँ, कुछ नहीं हो रहा है, क्यों डर रहे हो? भाई दोनों को सुन लो आप। हाँ, वो पीट देना, पीट के कहते हैं कि हम टॉलरेंट है। इस देश में अजीब सा टॉलरेंस है कि आप इंटॉलरेंट कहो तो उसको पीट देते, कहते बोलो मैं टॉलरेंट हूँ। ऐसा वाला टॉलरेंस नहीं चाहिए। सिमिलरली हिंदू एंग्जाइटी को भी हमें सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज इट हैज बोथ हिस्टोरिकल, सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसको हमें डिकोड करने का जरूरत है। ये जो इस्लामोफोबिया जैसे लैंग्वेज जो है उस पर लीड लगाता है, वो अनडेमोक्रेटिक। अगेन गो बैक टू हमारा ओरिजिनल डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज अबाउट इनोवेशन ऑफ थिंकिंग एंड पॉसिबिलिटीज। तो मैं उसी प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहा हूँ। इस्लामोफोबिया ब्लॉक्स अंडरस्टैंडिंग द सोर्सेज ऑफ हिंदू एंग्जाइटी। मैं हिंदू एंग्जाइटी को रिस्पेक्ट करता हूँ, उसको मैं मानता हूँ कि हाँ, क्योंकि हमारा साउथ में लोग कह रहे, हमारा जो रिश्तेदार वोट करते हैं बीजेपी को, वो कहते हैं, मैं कहता हूँ भाई यहाँ क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि तालिबान आ जाएगा। नहीं तो ये पूरा एक विचित्र बात है, एग्जैजरेट, बट उसका एंग्जाइटी रियल है। उसको आप डिकोड नहीं करोगे, इस प्रॉब्लम को आप कभी एड्रेस ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये एरा ही एक दूसरे दौर तरह का है जिसमें बहुत सारी सूचनाएं अलग अलग ढंग से ट्रेवल करती हैं। बस कोई किस तरह से इंटरप्रेट करता है वो आपके हाथ में नहीं है। तो एक सवाल फिर ये भी, अब इस पॉडकास्ट के अंत की तरफ बढ़ते हुए, कि ये जो पोस्ट ट्रुथ का एरा है, डेमोक्रेसी के सामने एक नए तरह का चैलेंज है। ये से कैसे डील कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, शिकार ही हो जाएगी इसका? देखो, मेरा फिर माई रीडिंग ऑफ पोस्ट ट्रूथ इज वेरी डिफरेंट। ओके, पोस्ट ट्रूथ इज ऑल्सो सिम्टम ऑफ डेमोक्रेटिक बैकलैश। पोस्ट ट्रूथ का मतलब क्या है? एक फिक्स्ड ट्रूथ नहीं है। लोग सब अपने अलग अलग आवाजों को उठा के अपने नजरिए को बात रख रहा है, तो ये कियोटिक होगा बहुत। अपने अपने सच है, अपना अपना सच, अपना अपना सोचने का ढंग, सोचने का दायरे जो है, दायरा वो अपना रख रहा है वो। तो ये बहुत कियोटिक डिस्टर्बिंग माइंड है, क्योंकि आप हमारा आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज अ वेरी ऑर्गेनाइज लिबरल, ये नहीं है वो। उसको भूल जाना चाहिए। उसका जितना नॉस्टैल्जिया होगा उतना हम फैसिज्म की तरफ बढ़ेंगे। जितना इस नया रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, भाई लोग अलग आवाज़ें में कहेंगे, अलग वैल्यू सिस्टम से बात करेंगे। अभी आप जेनजी को आप समझ नहीं पाओगे। हमारे घर में बच्चों को, हम जो 15-16 साल के एज के लोगों को समझ ही नहीं पा रहे, वो करते क्या है, बात नहीं करते किसी से, किसी घर में अलग अपने कमरे में बैठे रहते, मोबाइल के साथ रहते। लेकिन अब उसको, उसका इंटरेस्ट का बात आप छेड़ पाते हो तो करेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर सकता है। और जो बात हम लोग लड़ लड़ के सीखे, जेंडर प्रेजुडिस ओवरकम करना,
वो उसको नेचुरली आता साथ में वो साथ है, आराम है, लड़की है क्या बात हाँ, है, inbuilt है छोटे को क्या है वो उसका वो पीरियड्स में वो बदलती है सैनिटरी, उसको क्या है, हम लोग को सीखना पड़ा सैनिटरी पैड को रिस्पेक्ट करना, उसके लिए बहुत आम चीज हो गया। क्योंकि नया जनरेशन को समझने में अब अगर हमारी इतना डिफिकल्टी है तो आप समझ सकते हो न्यू वॉइसेस विल ऑलवेज क्रिएट द डिस्कम्फर्ट। इसलिए मेरा पोस्ट ट्रूथ का भी कहना यही है कि that we should understand post-truth as a necessary condition of the change in democracy. क्योंकि बहुत सारे परसेप्शंस जो है हम फिक्स नहीं कर पा रहे उसका वैल्यूएशन। जैसे अभी दलित और ब्राह्मण में तो आप डिस्टिंक्शन कर रहे हो, कौन ऊपर है कौन नीचे। दलित और वुमेन में क्या आप डिस्टिंक्शन कर सकते हो? ओबीसी मैन एंड वुमेन, अपर कास्ट वुमेन, कौन आगे है कौन पीछे, इस परसेप्शन में कोई फिक्सिटी नहीं है क्योंकि मल्टीपल वॉइसेस आ गए। ओबीसी मैन अपना मांग रहा है, वुमेन भी अपना मांग रही है, दलित भी अपना मांग रहा है, दलित वुमेन भी अपना हक मांग रही है। तो इसमें कौन हायरार्की ऊपर है कौन नीचे है, इसका कोई पैमाना नहीं है हमारे पास। अर्लियर डेमोक्रेसी वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड हायरार्कीज, ब्राह्मण है, दलित हैज अ राइट टू फाइट अगेंस्ट बाइगन, तो वो इजी है। अब जो है, अब का लड़ाई है जो यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, आपको बताना है नितिन, दलित मेन और अपर कास्ट वुमेन के बीच में बड़ा तनाव चल रहा है। ये कंप्लेन करते हैं अपर कास्ट वुमेन आर कास्टिस्ट, और वुमेन कंप्लेन करते दीज आर मिसोजिनिस्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? हाँ, तो बनी हुई अवधारणाएं टूट रही हैं, पूरा हर जगह टूट रहे हैं, और उसको मैं कहता हूँ टूटने दो। हाँ हाँ, टूटने से तो नया जमाना बदलेगा, नई चीज होनी बदल रहा है। लेकिन जिस डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं वो अभी तक नेशन स्टेट के दायरे में है। चुनाव तो हिंदुस्तान की सीमाओं में हो रहा है, लेकिन बहुत सारे विचारकों ने और हमारे यहाँ गांधी ने भी कभी ये तसव्वुर किया था कि दुनिया एक हो जाएगी, है ना, सीमाएं टूट जाएंगी, एक वैश्विक सरकार होगी। नेहरू भी बड़े विजनरी थे। क्या ये संभव है कभी, या यूटोपिया है बस? देखिए, जेफरी अलेक्जेंडर करके कल्चरल सोशोलॉजिस्ट अमेरिकन, हमारा बहुत खास मित्र भी है, वो येल यूनिवर्सिटी में है। उनका कहना है कि सॉलिडारिटी इज अ नेसेसरी ह्यूमन इमोशन। जितना खाना और सेक्स का जरूरत है इंसान को, सॉलिडारिटी भी उतना जरूरत है। सॉलिडारिटी के बिना इंसान जी नहीं पाता। तो लगातार ही से लड़ाई सोसाइटी में उस सॉलिडारिटी का दायरे को बढ़ाने का लड़ाई। तो वो एक लेफ्ट में मार्क्सिज्म में इंटरनेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है। जब क्यूबा जैसा छोटा देश फ्री डॉक्टर्स भेजे थे अफ्रीका और अमेरिका के लिए, बिल्कुल, ये यूनिवर्सल सॉलिडारिटी पॉसिबल है। सो ह्यूमन being is capable of that universal imagination, universal solidarity. लेकिन इसके साथ दूसरा प्रश्न आता है, क्या altruism एक मोमेंट में काम कर सकता है? आप कोई मुसीबत में, मैं पूरा आपका जाके, क्या altruism एक कंटिन्यूस प्रोसेस में प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या हम? एक इंस्टेंट में तो altruistic बन के कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या पूरा जिंदगी एक इंसान 50 साल 60 साल का जिंदगी एक अल्ट्रुइस्टिक विजन से, मतलब किसी और के लिए अल्ट्रुइज्म विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बैक, क्या इतना साइकिक इमोशनल एनर्जीज क्या हमारे अंदर है? नहीं। सिर्फ चॉइस का बात नहीं है, क्या हम केपेबल भी है? मदर टेरेसा हो सकती हैं, गांधी हो सकते हैं, वो इसीलिए दे बिकम एग्जाम्पलर ह्यूमन बीइंग्स। सो मेरा सोचना है कि यूटोपिया से सॉलिडारिटी विल रिमेन, उसका दायरे बढ़ते जाएगा, लेकिन परफेक्ट सोसाइटी कभी बन नहीं पाएगी। वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को डेमोक्रेसी बन पाएगी कभी नहीं बन पाएगी, और सोचना भी नहीं चाहिए। इसलिए हमारे जैसे लोगों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि वो प्रोसेस को उस सही दिशा में ढकेलने का काम कर सकते हैं। उसका अचीवमेंट अगर हम सोचेंगे कब बनेगा या हमारे टाइम में नहीं बना, तो हम सब दुखी होकर मरेंगे हमारी जिंदगी। प्रोसेस चलता रहना चाहिए, उस डायरेक्शन में चल रहा, विल ऑल डाई हैप्पी लाइफ, आखिर में हैप्पी डेथ। हाँ, आखिर में कुछ अच्छी बातें कीजिए, बोलिए इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में। हम अलग कैसे हैं दुनिया की बाकी डेमोक्रेसी से, या हम बस कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इंडियन सर, रामचंद्र गुहा आपका सबके लिखे हुए बातों में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात कहता है कि इंडिया इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कंट्री टू स्टडी। इंडिया इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नेशन इन द वर्ल्ड। ये हमारा खासियत है। आप यूरोप में चले जाओ, यूरोपियन लोगों से आप 10 दिन में बोर हो जाते हो, डेनमार्क में 1 दिन में बोर हो जाते हो। लोग बड़ा बोरिंग है वहाँ पे, क्योंकि उनका उतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो मेरे कुछ विदेशी दोस्त भी कहते हैं बड़ा बोरिंग लोग है। इसलिए मैं जब विदेश लंबा दौर पे जाना पड़ता है विजिटिंग, मैं बिना फैमिली को ले नहीं जाता हूँ।
क्योंकि रह नहीं पाते उन लोगों के बीच में। उनका सोचने का ढंग एक सिंपलिस्टिक है, इमोशनल मेकअप बहुत सिंपलिस्टिक है, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड भी रहता है। तो हमारा अभी भी देखिए, इंडिया में कस्बे में जाइए, अभी भी लोग बुलाते हैं, अभी भी नवाजी, वो महमाज नवाजी चलता। अभी मैं कश्मीर हो गया हूँ पहलगाम के बाद, लोग बुलाते तो ऐसे में बताऊँ, मेरा एक मित्र था, कोई कुछ साल पहले, वो मुझे तब मित्र नहीं था, ऐसे मिल गया था एक जगह, हम घूम रहे थे, वो घूम रहा था, वो 2-3 दिन हमारे साथ घूमा। उन 2-3 दिनों में उसने कुछ कुछ ऑब्जर्व किया होगा, तो तुरंत तो बताया नहीं है। तीसरे चौथे दिन जब हम जाने लगे तो उसने कहा ऐसी बातों में कि हमने कहा कि हम भी कभी आएंगे तुम्हारे देश। बोले हमारे देश आना ज़रूर, लेकिन उम्मीद से बहुत मत आना। वो डेनमार्क का था। तो मैंने कहा क्यों? बोला आप बहुत बोर हो जाओगे। बहुत क्यों हो जाएंगे? तो उसने कहा देखो भाई, ये जो आप लोग करते हो ना कि कोई अनजान आदमी मिल गया, बैठा लिया, अभी साथ में खाना का बिल दे दिया, नंबर लेके अगले दिन फिर बुला लिया। बोले मैं तो फिर भी सहन कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं एशिया घूमता हूँ। बोले ये मैं वहां बताऊंगा ना तो कोई कहेगा तुम पागल हो, कहाँ घूम रहे हो किसी के साथ। हमारे यहाँ किसी को उसने बोला कि किसका फोन आ रहा है आपके पास? तो उसने कहा जी मेरी मम्मी का आ रहा है। तो अच्छा, आपकी मम्मी क्या बात कर रही है? कि कुछ नहीं, ऐसे जनरल। क्या जनरल? कि खाना खा लिया नहीं खाया? बोले रोज करती हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा हाँ रोज ही कर लेती हैं। तो बोले देखो, बोले मेरे पापा का फ़ोन मेरे पास ज़िंदगी भर से नहीं आया है। मेरी मम्मी कभी मुझे 1 आध महीने में करे, मुझे ठीक है, पर वो खाना पीना क्या करे ये नहीं पूछते। तो उसने हमें इतनी सारी बातें बताई, और उसने फिर ये तो बताया कि 6-7 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। 6-7 बजे बंद नहीं होते। वो तो कह रहा मैं बताई है। लेकिन जब उसने बहुत सारे सोशली बातें बताई और फिर डेमोक्रेसी को लेकर उसने कहा कि आप जिस तरह खुल के हम अभी ये मोदी राहुल पे बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ सब कितना एनिमेटेड है। हमें तो वहाँ ऐसे भी बोला जाता है कि इंडिया बहुत सेंसिटिव है, वहाँ पर बिल्कुल खुल के मत बोलना। और हमारे यहाँ भी हम ना बहुत सोच कर बोलते हैं, पता नहीं कौन सी बात किसको चुभ जाए, किसकी क्या मतलब संवेदनशीलताएं भी अलग अलग हैं, क्या हैं। मतलब आप तो कुछ भी इतना, मतलब हमें लगता है लाउड। अच्छा, वो उसमें खूबसूरती पकड़ रहा था। उसने कहा कि जो चीज़ें मुझे बहुत खराब लगती थी एक समय पर, अब मुझे लगता है कि इतना कैलकुलेशन भी किया है, ठीक तो है। बिल्कुल, वो हमारा स्पिरिट में अभी भी तो है। मैं तो खुश हो गया, मुझे पता नहीं इसमें अच्छा बुरा क्या था। मैंने कहा चलो, वो स्पिरिट इसलिए अभी भी है। हमने इम्प्रेस किया उसे। वो स्पिरिट अभी भी हमारे अंदर है। वो स्पिरिट ही इंडियन डेमोक्रेसी का फ्यूचर है। स्पिरिट को अब मार नहीं सकते हो। प्रोफेसर साहब बहुत मजा आया। अरे सेम हियर, इट वाज नाइस। हमारे प्रोड्यूसर कुंदन ने पहले कहा था कि आपको बहुत मजा आएगा और आप बात करो उनसे। तो मैंने सोचा कि हाँ, बहुत दिनों से इंतजार तो कर रहे थे, आज बात कर लेते हैं। लेकिन अब वही हो गया जिसका मुझे डर था। क्या? अब आपको एक बार फिर बुलाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी बातें रह गई। बहुत सारी बातें चलता रहेगा। आपके इस पॉडकास्ट को तरह रेस्पॉन्स देखो। आप तो टीआरपी वाले जीवी हो, हम आंदोलन जीवी, आप टीआरपी जीवी हो। इस पॉडकास्ट की खास बात है कि ये कभी भी चल जाता है और कभी कभी बिल्कुल नहीं चलता। अनप्रेडिक्टेबल आ गया, हर चीज में आ गया। चले, ये अनप्रेडिक्टेबल हमें मजा आना चाहिए, हम तो सिद्धांत पे हैं। बस वो अनप्रेडिक्टेबल हर चीज में आ गया। अब वो कब क्या चलेगा, स्टूडेंट्स में भी क्या पढ़ेंगे, कौन सा आर्टिकल हमारा, कौन सा, कोई हम सोच के लिखते बहुत अच्छा लिखा हो, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता। कोई चीज ऐसे ही लिख दिया, सोचता वो इतना चल जाता है। और यूट्यूब के एल्गोरिदम के सामने तो अच्छे ढेर हैं, हम क्या हैं। पर हमने एक बात तय की थी कि जो हमें कभी लगेगा कि बात करने लायक है, हमें जो कभी लगेगा कि हमें एक्साइट कर रहा है, हमें जो कभी लगेगा कि हमने किया नहीं है, करना चाहिए इस पर बात, भले कोई ना कर रहा हो, उस पर करेंगे। हम कायम है, 200 एपिसोड से ज्यादा हो चुके हैं। ओह बढ़िया। और इतना हमारे मुश्किल समय में आप इतना क्यों, इसका मतलब यू आर, हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद है, करो। एंटीना सही चल रहा आपका। मुझे उम्मीद है इस पॉडकास्ट से आपको भी बहुत सारा ज्ञान मिला होगा, बहुत सारे नाम मिले होंगे, बहुत सारी किताब भी मिली होंगी। और हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नोट करते हैं, हाँ, और फिर ढूंढते हैं, खोजते हैं, हमें भी बताते हैं। तो प्लीज़, आज आपका थोड़ा सा काम बढ़ गया है। वैसे आज मैं सब्सक्राइब करने का भूल गया था कहना, पर अब कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, प्रोफेसर साहब वक्त निकाल के आते हैं, और यहाँ भी हमारी टीम बहुत सारा रिसर्च करती है। तो इतना तो बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी हमसे जो कुछ छूट गया हो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, सारे कमेंट पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। और भी पढ़ेंगे, गाली हो, तारीफ हो, सबको समान भाव से लेते हैं। इंडिया है ना, इंडिया है, ये डेमोक्रेसी, समान भाव से लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मंगलवार फिर मिलेंगे। जैसा आपको पता है, मंगलवार को बात करते हैं वर्ल्ड अफेयर्स पर, और थर्सडे को बात करते हैं हम दुनिया के किसी भी टॉपिक पर। सजेस्ट आप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।